मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं करता है ना, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात तो नहीं करती। वो प्रेम का घर है। आपको प्रेमी या प्रेम का कैसे मिलेगी, वो पांचवा घर बताता है आपका। कोई बुरा कर रहा है उसके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है। खासियत तो उनकी जो आंखों के नीचे जहाँ पे ना कालापन होगा, लगे हुए हैं 40 साल तक 45 तक, उसके बाद सक्सेस मिलती। अगर 9th हाउस का आपका घर का स्वामी बृहस्पति है तो वो 16 साल की उम्र में आपको सक्सेस मिलेगा। अच्छा, कि इंसान की जो एज है वो 120 साल की है। राहु केतु को ना लोगों ने बड़ा वो मिस्टीरियस ग्रह बना रखा है। केतु एग्जैक्टली क्या देता है इंसान को? केतु जहाँ पर बैठता है वो आपका झंडा बुलंद कर देता है। कभी ऐसा लगता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत गलतफहमी रखते हैं या कुछ चीज़ों को रखते हैं। जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसका फल तो आपको भोगना पड़ता है। सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा? सबसे शक्तिशाली तो सूरज है। ठीक है, और ऐसा ग्रह जिसे सबसे गलत समझा गया है? वो शनि है। शनि को सबसे गलत समझा जाता है। नमस्कार दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिलता। जैसे कि इतनी मेहनत के बाद भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रहे हैं, रिश्ते अचानक से टूट क्यों जाते हैं, कुछ लोग पहली मुलाकात में इतने अपने से क्यों लगते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ। तो इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं एस्ट्रोलॉजर संदीप तलवार जी, जिन्हें 45 से ज्यादा साल का अनुभव है एस्ट्रोलॉजी का। तो चलिए जानते हैं इनसे। संदीप जी, जैसे एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले लोग डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, ये सारी चीजें मांगते हैं जी। उसके आधार पे फिर कुंडली देखते हैं। तो ये एग्जैक्टली कुंडली बनती किस उससे है, ये कुंडली है क्या एग्जैक्टली? देखिए, जो कुंडली बनती है वो जब आपका जन्म होता है तो उस समय में जो आकाश की स्थिति होती है, आकाश का मैप होता है, उस हिसाब से कुंडली बनती है। जब आप हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों चीजें बताते हो तो उस हिसाब से हम कुंडली बनाते हैं। जो ईस्ट साइड से आकाश का, जहाँ धरती से जहाँ पे हमारा जन्म होता है, आकाश की तरफ मुंह होता है, तो वो ईस्ट साइड से वो हमारा लगन बनता है। तो उसमें फिर आगे ग्रहों की प्लेसमेंट होती है। तो 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। तो उनकी प्लेसमेंट होती है। और वो 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो भी हम आगे डिटेल में बताएंगे कि उन घरों में से क्या क्या देखा जा सकता है। ठीक है संदीप जी, जैसे आपने बताया कि 12 घर होते हैं जी। और ये 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो इनसे क्या क्या चीजें एग्जैक्टली देखी जा सकती है इंसान का? मतलब पहले तो हम जैसे सिर्फ शादी के लिए कुंडली यूज होती थी, या देखा जाए, या फिर एक किसी का काम नहीं चल रहा है या बिजनेस नहीं चल रहा, तो इन दो चीजों के लिए कुंडली हम देखते थे, है ना। तो आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी इतना ट्रेंड है कि हर चीज के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली कुंडली से क्या क्या पता चल सकता है? कुंडली में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका पता ना चल सके। जन्म से लेके मरण तक कुंडली में हर चीज आपकी छुपी होती है, और उसको पढ़ने वाला एस्ट्रोलॉजर चाहिए, वो आपको हर चीज बता देता है कि आपका पहले तो जो लगन है, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी नेचर कैसे होगी, ये भी बताता है। और कितना पैसा आपके पास होगा, आप करोड़पति हो गए, लाखपति हो गए, अरबपति हो गए, ये भी कुंडली बता देती है। और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये भी कुंडली बता देती है। आपके संतान कितनी होगी, कैसी होगी, संतान के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, वो भी बता देती है। आप बिजनेस करोगे, कैरियर करोगे या प्रोफेशन करोगे, वो भी कुंडली आपकी बताती है। हर चीज में, हर टाइम पे हमें कुंडली की जरूरत पड़ती है। ठीक है संदीप जी, जैसे आपने बताया कि हर चीज के लिए कुंडली की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कौन इंसान किस टाइप का होगा। तो जैसे आजकल शादियां बहुत टूट रही हैं, जी। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, उसमें कई कारण हैं। या तो आपका टेम्परामेंट मैच नहीं कर रहा, या आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि पहले अगर आपकी टेम्परामेंट मैच भी नहीं करता था तब भी शादी नहीं टूटती थी, क्योंकि फैमिली का दबाव रहता था, सोशल सिस्टम था हमारा ऐसा कि हम विश्वास नहीं करते। जो हमारा धर्म, हिंदू धर्म है, वो ये कहता है कि ये इस जन्म का नहीं, ये तो 7 जन्म का रिश्ता है, कि एक बार शादी होगी तो उसके बाद उसको टूटना नहीं चाहिए, तलाक नहीं होना चाहिए। वो जैसे कैसे भी निभ जाती थी। अब चीजें बदल रही हैं, अब लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। अगर आपकी टेम्परामेंट मैच कर रहा है, आपकी अच्छी बन रही है, तो आप शादी को एंजॉय कीजिए। अगर आपका आपस में तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा तो बेटर है कि आप अलग हो जाइए। वो अपना रास्ता देखे, आप अपना रास्ता देखो। पर हम कुंडली के अकॉर्डिंगली कैसे देख सकते हैं? देखिए, अगर सबसे पहले तो इसमें हम मंगलिक दोष देखते हैं। अगर मंगल की प्लेसमेंट ऐसी है, पहले चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में, तो वो व्यक्ति मंगलिक होता है। तो जिस व्यक्ति मंगलिक होता है तो उसमें एक गुस्सा या अग्रेसिवनेस ज्यादा होती है। वो सामने वाले पार्टनर को से उससे गुस्सा उतरता है तो आपस में जो तालमेल है वो कम बैठता है। क्योंकि शादी ऐसी चीज है जो प्रेम प्यार है, उसमें गुस्से का कोई काम नहीं है, बिल्कुल। वो बड़ी सॉफ्ट चीज है। तो अगर आपका अच्छा टेम्परामेंट आपस
आपस में बैठ रहा है तो शादी चलेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं चलेगी। अगर सातवें घर में राहु है तो आपको शादी में धोखा हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, तो आपका पार्टनर चीट कर सकता है आपको। अगर सातवें घर में केतु है तो आपका हो सकता है शादी में इंटरेस्ट ना हो, आपकी डी अटैचमेंट होती है। अगर सातवें घर में शनि हो तो शादी आपकी बहुत ज्यादा लेट हो सकती है, और शादी में एक जो रोमांस होता है वो रोमांस नहीं होगा। तो शनि एक रूखा ग्रह है तो वो रोमांस नहीं। अगर शादी के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट जो है सातवें घर में अगर खाली हो तो सबसे बढ़िया, अगर खाली ना हो तो शुक्र, चंद्रमा या बुध या बृहस्पति, इनमें से चारों में से कोई भी ग्रह हो तो शादी अच्छी चलती है, बढ़िया चलती है। और अगर सातवां अगर खाली हो तो फिर तो सबसे बढ़िया। तो हम उससे दो चीजें उससे और स्टडी करनी हो तो उस घर पे कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किसी किसी बुरे ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, और दूसरा जो सातवें घर का स्वामी है उसकी प्लेसमेंट कैसे है। अगर सातवें घर का स्वामी छठे, आठवें या 12वें घर में पड़ा हो तो आपकी शादी चलने की बहुत कम संभावना रहती है। तो छठा घर है जो लिटिगेशन का है, तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते हैं, आपस में डिवोर्स का जो चक्कर है वो भी चलता है। अगर आठवें घर में हो तो दोनों में से एक बंदे की जो हेल्थ है वो खराब रह सकती है। अगर 12वें घर में हो तो जो शैया सुख है, जो बेड सुख है, वो कम मिलने की संभावना होती है। और ऐसे भी पोजीशन होती है अगर सातवें घर का स्वामी 12वें घर में हो तो लाइफ पार्टनर के कारण कई बार आपको सड़क पे आ जाना पड़ता है, यानी कि आपका दिवालिया निकल सकता है, आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता है। तो अब जैसे शादी के लिए हम गुण मिलाते थे पहले जी, वो क्या चीज होती थी? देखिए गुण इन सभी चीजों से मिलके ही बनते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, लगन कौन सा है, आपका टेम्परामेंट मैच करेगा या नहीं करेगा, आपका जो तारा लगन है, वो सारा कुछ मिला के ये गुण बनते थे। टोटल 36 गुण बनते हैं। 36 में से अगर 18 गुण मैच करके तो शादी चलेगी, 18 गुण से कम मैच करते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि शादी ना की जाए। ये सिर्फ पहले यही देखते थे, और उसके अलावा कुछ चीजें और भी देखनी चाहिए कि लड़का या लड़की दोनों की आयु कितनी है, ठीक है, और संतान जो उत्तम है या नहीं है, और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पैसा दोनों के में कैसा रहेगा, दोनों की नेचर आपस में जो थिंकिंग है वो मैच करती है या नहीं करती। अच्छा, आपने बताया कि आयु लंबी है कि नहीं, तो आयु का कैसे पता चलता है? देखिए आयु का 8वें घर से पता चलता है। अगर 8वें घर में आपका मजबूत है तो आपकी आयु लंबी होगी। अगर 8वें घर में पाप ग्रह है या 8वां घर कमजोर है तो आयु लंबी नहीं होती। और साथ में लग्नेश को भी देखा जाता है, अगर लग्नेश आपका शुभ है तो वो भी आपकी आयु लंबी करता है। जैसे अष्टम में शनि पड़ा हो तो इंसान की सेहत तो ज्यादा अच्छी नहीं रहती पर आयु उसकी बहुत लंबी होती पर ऐसी आयु का फायदा क्या जब सेहत ही ठीक ना हो तो? है। कुछ कुछ दिक्कतें होती है उसको। ये तो है। पंडित जी, जब सारी चीजें कुंडली में लिखी हुई हैं जी, तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारी जो जोनी है ये सिर्फ मतलब के भोग जोनी नहीं है, कर्म जोनी भी है। हम अपना भाग्य पिछले जन्म में भी बनाया था, इस जन्म में भी बनाते हैं, और आगे जन्म के लिए भी हम कर्म करते हैं। अगर हमने जो पिछले जन्म में लोन लिया है उसकी किस्तें हम जल्दी मोड़ते हैं, वापस मोड़ते हैं, तो हमारा लोन जल्दी उतर जाता है। तो हम कर्म का तो सिद्धांत है ही है, कर्म तो हमें करने ही चाहिए, तभी हमारा जो भाग्य है, भाग्य भी तभी बनता है, कर्म के हिसाब से ही बनता है। तो मतलब कर्मों का करना तो इम्पोर्टेंट है ही है। इम्पोर्टेंट है ही है। अच्छा पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया, तो जैसे लोग आजकल काफी परेशान है लोन्स को लेके या कर्जे को लेके, जी। तो उसके लिए कोई एक छोटी मोटी रेमेडी अगर हो या... जी जी बिल्कुल, अगर आपका मंगल कमजोर हो तभी आपके पे लोन चढ़ता है, तभी आप लोन को रीपे नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है, एक तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ आता है, तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हो, रेगुलर उससे लोन में फर्क पड़ता है, आप उस लोन को जल्दी चुका पाते हो। एक ऋण मोचन मंत्र आता है, तो उस मंत्र का रेगुलर आप जाप कीजिए तो लोन आपका जल्दी उतरेगा। ठीक है, वो मंत्र क्या है वैसे अगर बता पाए तो? वो आपको YouTube पे सर्च कीजिए, वहां पे मिल जाएगा। मतलब अभी वैसे बता के अगर याद हो तो आप बता दें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, मैं उसको थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ। उसमें एक हाथी होता है, वो जल में समुद्र में नहाने जाता है, तो उसका पैर जो मगरमच्छ पकड़ लेता है, और दोनों में काफी देर लंबी लड़ाई होती है। तो जो हाथी को अपने पूर्व जन्म का थोड़ा सा ज्ञान होता है, तो वो भगवान विष्णु को पुकारता है, तो भगवान विष्णु हरि वहां पे प्रकट होते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से जो मगरमच्छ है उसका सर काट देते हैं और हाथी को छुड़वाते हैं। तो इसको मतलब के गजेंद्र मोक्ष का पाठ बोलते हैं। इसमें जो पूरी कहानी है वो, हाँ, ये स्टोरी तो मैंने भी सुनी है, जी, याद जी, आ गई मुझे। जी जी जी, ये स्टोरी तो बचपन में काफी सुनी है। गजेंद्र हाथी मोक्ष का नाम था। हाँ जी, जी, हाँ हाथी का हाँ नाम जी। भी है। अच्छा, जैसे संदीप जी, जैसे ग्रह आप कह रहे हो कि उसमें हमारी पूरी लाइफ लिखी रहती है, जी फिर दूसरा आपने बोला कि हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली भी प्लैनेट्स वर्क करते हैं, तो ग्रह हमारे कर्मों पे इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे कर्म ग्रहों पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखिए, जो जन्म के समय हमें तो ग्रह मिले और उसके बाद
गोचर में चलते हुए कैसे आते हैं, आज कोई ग्रह कहाँ पे प्लेसमेंट हो रही है, कल किसकी की हो रही है, और जो कर्मों के हिसाब से आगे हमारा जो भविष्य है वो बनता है। जो हमारे पिछले कर्म है, जो बुरे कर्म है, वो भी हमारे अच्छे कर्मों से कटते हैं। ठीक है संदीप जी, मतलब जैसे अभी आपने गोचर बोला, पहले आपने लगन बोला, तो ऐसे कितने चार्ट बनते हैं? देखिए इसमें 60 चार्ट बनते हैं टोटल, जिसको सब डिविजनल चार्ट बोलते हैं। वो हर चार्ट का अलग अलग अपना अपना महत्व है। अगर मेन तो हमारी जो जन्म कुंडली है, जो लगन है, वो है। बाकी अगर डिटेल में जाना हो, किसी चीज को मिनूटली हमने बात करना हो, तो हम फिर साथ में सब डिविजनल चार्ट भी करते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्व है वो लगन का है, और उसके बाद जो महत्व है वो निवास कुंडली का है। निवास कुंडली से मेनली मैरिज का देखा जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और दशमांश कुंडली से आपका कैरियर देखा जाता है कि आपका कैरियर कैसा रहेगा। एक होरा चक्कर होता है, होरा कुंडली होती है, तो उससे आपका धन की पोजीशन देखी जाती है कि धन आपके पास कितना रहेगा। ठीक है संदीप जी, जैसे अभी ये सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली, तो आपके पास अगर कोई कुंडली आती होगी तो आपको, आपके पास इंसान का सब कुछ आ जाता होगा कि ये इंसान का मतलब कैसा है, कैसा नहीं है जी, मतलब क्या कैरेक्टर है। तो मतलब क्या आपको ये भी समझ आ जाता है कि वो किस पर्पस के लिए आया आपके पास? जी जी बिल्कुल, वो भी पता चल जाता है। ठीक है, पर आप लोग बताते हो नहीं आप बताते हो तो नहीं हो जितना वो पूछ रहे आता है। देखिए डॉक्टर का जो काम होता है ना, वो मरीज को पैनिक नहीं करना होता है। उसको उतनी चीज बतानी चाहिए जितनी उसके लिए जरूरी हो, जो उसको लाइफ में प्रॉपर गाइड कर दे। हम सिर्फ ऐसे नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, हम भी इंसान है, और उसी हिसाब से उसको गाइड करेंगे ताकि उसकी बेहतरी के लिए अच्छा हो सके। ठीक है संदीप जी, मतलब अगर कोई इंसान आपके पास कुंडली लेके आया है तो जी। उसका A to Z आपको सब कुछ पता चल जाता है। जी, थोड़ा जैसे मतलब थोड़ा खुल के अगर कुंडली के बारे में बात करें तो किस टाइप से कैसे कैसे पता चल जाता है? थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए कि अगर लगन में कुछ है। देखिए वो इंसान कैसा है, पहले तो हम ये देखते हैं कि उसका जन्म किस पर्पज के लिए हुआ है। अगर लग्नेश पहले घर में, पांचवें घर में या नवम घर में, यानी कि धर्म त्रिकोण में जिसका लग्नेश है, तो उसका जो जन्म हुआ है वो धर्म के लिए, धर्म कार्य के लिए हुआ है। वो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा और आपकी लाइफ है जो धर्म के अनुसार चलेगा। संदीप जी, लग्नेश किसको कहते हैं? लग्नेश जो लगन का स्वामी होता है, जो पहले घर का स्वामी होता है, उसको लग्नेश बोलते हैं। किसी का जैसे मेष लगन हुआ तो उसका स्वामी मंगल हुआ, तो मंगल उसका लग्नेश हुआ। ठीक है जी, अगर लग्नेश आपका दूसरे, छठे या 10वें घर में पड़ा है, तो इसका मतलब आपका जो जन्म है वो धन कमाने के लिए हुआ है, अर्थ के लिए हुआ है। अगर तीसरे, 7वें या 10वें घर में आपका 11वें घर में लग्नेश है, तो इसका मतलब है कि आपका जो जन्म है वो काम के लिए हुआ है, संसार में सुख भोगने के लिए हुआ है, परिवार की जिम्मेवारी उठाने के लिए हुआ है। और अगर आपका लग्नेश चौथे, 8वें या 12वें घर में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो जन्म है वो मोक्ष के लिए हुआ है। आपने जो पिछले जन्म में काम किया है उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आप ऐसे काम कीजिए, तपस्या कीजिए, दान पुण्य कीजिए, धर्म कर्म का काम कीजिए, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे, ताकि हम आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े, इस आवागमन के चक्कर से आप बाहर हो जाओ। अरे संदीप जी, आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक चलता है जैसे एस्ट्रोलॉजी में, हर दूसरे इंसान को जानना है कि उसका रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। जी ये आजकल जो हमारे छोटी एज के बच्चे कह लो, जी जी इनको बहुत क्यूरोसिटी रहती है कि जी मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं करता जी 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 है ना, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात तो नहीं करती है। जी। तो इनको मतलब किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए ये 5वां घर है, वो लव हाउस है, वो प्रेम का घर है। आपको प्रेमी या प्रेम का कैसे मिलेगी वो 5वां घर बताता है आपका। उसमें अच्छी पोजीशन है, पंचमेश की पोजीशन अच्छी है, जब वहां पर ग्रह कैसे पड़े हैं। और अगर 5वें घर का 7वें घर से संबंध हो तो आपकी लव मैरिज होगी। अगर 5वें घर का 7वें घर से संबंध ना हो तो फिर आपकी लव मैरिज नहीं होती। तो 5वें घर में अगर राहु या केतु वगैरह हो तो आपको प्यार में चीटिंग मिलती है, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, अगर नीच का ग्रह पड़ा हो तो भी ये पोजीशन होती है। नीच का ग्रह जैसे कि नीच की, हर ग्रह की एक राशि होती है, एक ग्रह में राशि में वो उच्च का होता है और एक में नीच का होता है। जैसे हम मंगल की बात करें तो मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और मकर राशि में उच्च का होता है। हम शुक्र की बात करें, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है और मीन राशि में उच्च का होता है। ठीक है, तो अगर ये नीच राशि के पड़े हो तो फिर क्या होता है? तो फिर चीटिंग होती है, जहाँ आपकी इंटरकास्ट मैरिज होती है, ये चीजें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं शादी के बाद वाले, जी, ये कैसे देखते हैं? अगर 7वें घर का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें पड़ा हो तो एक्स्ट्रा मार्टल फेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर शुक्र आपका नीच का हो
तो भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सातवें घर की पोजीशन बुरी हो या सातवें घर में जैसे राहु वगैरह पड़ा हो, जब बुध के साथ शुक्र हो, तब भी मतलब कि ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है संदीप जी, एक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत वो वाले लोग आते हैं जिनकी संतान नहीं हो रही होती जी, या कोई जेंडर स्पेसिफिक संतान चाहता है, तो उनके लिए कैसे देखते हैं, क्या उपाय होते हैं, क्या? देखिए, ये जो संतान का घर है वो पांचवा घर है। अगर पांचवें घर में पुरुष ग्रह है या पांचवें घर में पुरुष ग्रह देख रहे हैं तो इंसान को जो संतान है वो मेल होगी। अगर स्त्री ग्रह है जैसे कि चंद्रमा हो गया या शुक्र हो गया तो आपको फीमेल जो संतान है वो होगी। और होगी या नहीं होगी तो वो भी यही देखा जाता है कि पंचम की पोजीशन कैसी है। अगर वहाँ पे कोई पाप ग्रह पड़ा हुआ है, नीच का ग्रह पड़ा हुआ है, पंचमेश कमजोर है तो संतान कम होने की संभावना होता है। पंचम में केतु हो तब भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको संतान हो। अगर पंचमेश कमजोर हो, वहाँ पाप ग्रह पड़ा हो पर उसमें बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर ऐसे होता है कि आपको किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है और मेडिकल हेल्प से या किसी साधु संत के आशीर्वाद से भी आपको संतान हो सकती है। आजकल के लोग बात करते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, तो सोलमेट जैसी कोई चीज़ होती है कुंडली के अकॉर्डिंगली? देखिए, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो जो लग्नेश और साथ में है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये कहते हैं कि मतलब कि जो लाइफ पार्टनर है वो आपका पिछले जन्म का शत्रु ही बन के आता है। ऐसे माना जाता है। पर सोलमेट भी होता है, आपकी जो नेचर जिसके मैच कर जाए तो वो सोलमेट है। अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिला है, आपको लविंग और केयरिंग मिल रहा है तो वो आपका सोलमेट है। अगर चंद्रमा और शुक्र साथ में घर में हो तो आपको लाइफ पार्टनर लविंग और केयरिंग मिलता है और देखने में भी सुंदर होता है। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हो, एंजॉय भी करते हो। लोगों की 2-2 शादियां होती हैं जी, 3-3 शादियां होती हैं। पहले राजा होते थे, उनकी तो जी, जी, बहुत जी। रानियां होती थी। तो ये पहले इतने ज्यादा शत्रु होते थे, ये क्या चीज थी? देखिए, पहले राजाओं के शत्रु होते थे, बाकी बहुत ज़्यादा होते थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके जो नीचे काम करने वाले या उसके क्या कहते हैं कंपटीटर वो भी होते थे, दूसरे राज्यों के राजा भी होते थे, शत्रु देश के राजा वो भी होते थे, तो वहाँ की प्रजा भी होती थी। तो राजा जब इंसाफ देता है तो हर कोई तो उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो लोगों का उनके प्रति शत्रुता भाव होता है। ठीक है, तो मतलब जो आपकी धर्मपत्नी है वो पिछले जन्म का आपका कोई शत्रु ही है। शत्रु ही है। ठीक है। अच्छा, जैसे संदीप जी, कुछ रिश्ते जो होते हैं बड़ी जल्दी बन जाते हैं, जैसे किसी को मिल के ऐसा लगता है कि हाँ ये अपना सा ही है कोई, जी जी जी, तो वो क्यों लगता है? मतलब वो हमारे पिछले जन्मों का ही उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है, तो तभी वो हमें अच्छा लगता है और अपना लगता है। आपने शायद मेरे क्या पिक्चर देखी होगी, आनंद पिक्चर, हाँ जी, हाँ जी। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की थी। तो राजेश खन्ना ऐसे ही मतलब कि हर किसी को पूछ लेते थे, तो एक बार उसको जॉनी वॉकर मिला तो जॉनी वॉकर ने उसको सारी बताया। तो लाइफ में ऐसा होता है, कई बार हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया होता और उसने हमारा बुरा नहीं किया होता, पर हमें वो बंदा अच्छा नहीं लगता, और कई बार किसी ने हमारा बुरा भी किया हमें फिर भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो वो पिछले जन्म का ही हमारा जो हिसाब किताब है वो ही आता है। संदीप जी, ऐसा भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा ही होता है, जी, तो वो क्यों होता है? मतलब वो हमारे कर्म है, हमने पिछले जन्म में लोगों के साथ चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, तो इसलिए हमें वो चीजें रिटर्न हो रही हैं। तो जैसे अभी अच्छा कर रहे हैं जी, तो फिर भी ज्यादा बुरा हो रहा है, और कोई बुरा कर रहा है उसके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। जब आप वो भक्ति करने लगते हो, जो अच्छा करने लगते हो, तो सबसे पहले आपके पाप कटते हैं। पाप कटने के लिए जो हमारे पिछले पाप किए होते हैं वो सबसे पहले से हमारे सामने आते हैं, ताकि हमारी जो स्लेट है वो साफ हो सके, हमारे जो बुरे कर्म है वो मिट सके। ठीक है। तो अभी जैसे संदीप जी आपने बोला पुराने जन्मों का कुछ कनेक्शन होता है, तो कुंडली से क्या पिछला जन्म भी पता चल सकता है? जी, बिल्कुल पता चलता है कि पिछले पांचवें घर से हम पिछले जन्म का देखते हैं। देखिए, 3 घर है, मैं आपको बताता हूँ। जो लगन है वो हमारा प्रेजेंट है, यानी कि जो इस जन्म में हम हैं वो हमारा लगन बताता है। जो पिछले जन्म में हम कर्म करके आए वो 5वां घर बताता है, और आगे क्या होंगे वो 9वां घर बताता है, ठीक है। 9th हाउस बताता है। अब जैसे किसी के मेन हाउस में प्रेजेंट में सपोज करो लगा लो बुध है अगर, तो कैसे होगा मतलब प्रेजेंट में? देखिए, बुध है तो आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका बोलचाल करने का सलीका अच्छा होगा, आप बिजनेस में बुद्धि आपकी अच्छी होगी, आपको पढ़ने लिखने का शौक होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होंगी, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अच्छा संदीप जी, और जैसे 5वें घर में लगा लो, 5वां घर खाली है किसी का, फिर? जी, तो पंचमेश की पोजीशन देखी जाती है, और प्लस उनको कोई ग्रह देख तो नहीं रहा, दृष्टि उस पर डिपेंड करता है। अगर पंचम में राहु बैठा है या शनि देख रहा है तो फिर हमारे जो
कर्म है वो सामने आएंगे, पिछले जन्म में हम बुरे कर्म करके आए। ठीक है, तो पिछले जन्म में होगा क्या इंसान? देखिए, अगर पांचवें घर में बृहस्पति या शुक्र की राशि है तो आप पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, या जो आपके कर्म थे वो ब्राह्मणों वाले थे, यानी कि धर्म कर्म का काम कर रहे थे, पुण्य का काम कर रहे थे, आप अच्छे कर्म करके आए हो। और अगर पंचम में बृहस्पति की दृष्टि हो तो इसका मतलब है भगवान की आप पर खास कृपा है। तो आप जितनी मर्जी मुसीबत में फंस जाए, जितनी मर्जी तकलीफ में फंस जाए, तो आपको कोई ना कोई देवी शक्ति बचा लेगी। ठीक है, आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। और अगर पांचवें घर में सूर्य की राशि या मंगल की राशि है तो पिछले जन्म में आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, तो आपका जो काम था वो देश की रक्षा करना या राज्य करना था। तो ये बताता है कि आपका पिछले जन्म में क्या था। और उसके बाद अगर पांचवें घर में चंद्रमा या शुक्र की राशि है तो इसका मतलब आप पिछले जन्म में वैश्य कुल थे, यानी कि आप व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। अगर पांचवें घर में शनि की राशि है तो पिछले जन्म में आप सेवा का काम कर रहे थे और पिछले जन्म में आप शूद्र कुल में मतलब के थे। अच्छा संदीप जी, एक चीज मैं बीच में पूछना चाहूंगा, जैसे हर ग्रह की एक राशि है जी, तो वैसे मतलब कैसे डिवाइडेड है? अब राशियां तो 12 हैं, ठीक है, ग्रह हमारे 9 हैं टोटल। जी जी। देखिए, इन 9 ग्रहों में से राहु केतु की कोई राशि नहीं है, और चंद्रमा और सूरज की एक एक राशि है, यानी कि चंद्रमा कर्क राशि का इंचार्ज है और जो सूर्य है वो सिंह राशि का मालिक है। और बाकी जो 5 ग्रह हैं उनके पास 2-2 राशियां हैं। जैसे बुध के पास मिथुन और कन्या राशि है, और बृहस्पति के पास धनु और मीन राशि है, और शनि के पास मकर और कुंभ राशि है। तो मंगल के पास मेष और वृश्चिक राशि है, और शुक्र के पास वृष और तुला राशि है। ठीक है, जी, तो इस तरीके से 7 ग्रहों में ये 12 राशियां डिवाइडेड डिवाइडेड है। ठीक है। अच्छा संदीप जी, अगर किसी को, जैसे किसी नॉर्मल इंसान को जानना हो कि सामने वाला कैसा है, जी, तो उसके लिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कुछ वैसे? देखिए, लगन और लग्नेश की पोजीशन से पता चलता है कि सामने वाला कैसा है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, जी, हमने जी, जी। सामने वाले को देखा, जी, तो उससे कुछ आइडिया लगाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लगाया जा सकता है। वो लग्नेश की पोजीशन से ही पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो आपको चीट करेगा या आपके साथ तालमेल रहेगा, कैसा रहेगा, आपके साथ रिलेशन भी कैसा रहेगा, वो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो पर वो डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीजें हाँ, पता वो सारी लगने के चीजें बाद होगा। बाद होगा। अच्छा, कुछ लोग वैसे भी बता देते हैं कि आप कौन से महीने में पैदा हुए, उस अकॉर्डिंगली आपके ट्रेड्स थोड़े से पता चल हाँ, जाते हैं। वो कैसे वो, वो भी चीजें होती है। वो कैसे होता है? वो देखिए, हर मतलब के जो सूर्य है ना, एक राशि में एक महीना चलता है, तो देसी महीनों के हिसाब से जो है ना, वो उस हिसाब से जैसे कार्तिक का महीना है तो उस समय सूर्य अपनी नीच राशि में होता है। तो आप देखेंगे कि जो कार्तिक महीने में जन्मे हुए लोग हैं ना, उनकी अपने पिता से नहीं बनेगी, उनको गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम रहेगी, सरकारी अधिकारियों से प्रॉब्लम रहेगी, और एक खासियत उनकी जो आंखों के नीचे जहाँ पे ना कालापन होगा, ये उनकी खास निशानी होती है। ठीक है। संदीप जी, जैसे अभी आपने गवर्नमेंट उसका नाम लिया, तो कुछ लोगों की क्वेरी आती है कि हम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की, जी, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो कैसे पता चलता है? देखिए, छठा घर है वो आपका जॉब का है, और जो 10वां घर है वो आपका करियर का है। अगर छठे घर के संबंध में सूरज जो वो गवर्नमेंट का कारक है, वो नौकरी दिलाने का कारक, और शुक्र है वो प्राइवेट नौकरी दिलाता है, और जो सूरज है वो गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। अगर बुध है तो बुध आपको बिजनेस करवाता है, ठीक है। और जो 7वां घर है उसका संबंध बिजनेस से है। मान लो ये पोजीशन नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, जी। तो क्या समाधान है? देखिए, उसका तो फिर यही है उपाय है, अगर आपका सूरज स्ट्रांग नहीं है, सूरज आपका कमजोर है, तो आपको सूरज को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ उपाय है, जैसे आप सूरज को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, संडे की संडे गेहूं का दान कीजिए, और अपने पिता के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए। जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखिए, तो आपका सूर्य ठीक होगा। अच्छा, आजकल ना लोगों में जैसे बड़ी ज्यादा घबराहट, एंग्जाइटी कहते हैं जिसे, जी, लोग एंग्जाइटी होने लग गई है, ओवर थिंक बहुत करने लग गए हैं जी, लोग, है ना, डिप्रेशन में जाने लग गए हैं, जी। तो ये क्यों हो रहा है? इन सभी का कारक है वो चंद्रमा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जैसे कई लोगों का अमावस्या के आसपास जन्म होता है तो उनका चंद्रमा कमजोर होता है, तो वो लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, उनको हर समय बड़ी जल्दी घबराहट होती है, टेंशन, स्ट्रेस, और कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और शनि और चंद्र का अगर दोनों साथ में पड़े हो तो विष योग बनता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा है वो एक कल्पनाशील ग्रह है, वो उड़ान भरता है, वो सपने दिखाता है। जो शनि है वो एक सैड ग्रह है और वो कर्मों का हुआ था, वो कहता है कि ऐसे नहीं होता है,
आप मेहनत करो, पसीना बहाओ, तब जाके मतलब के फल मिलता है। तो दोनों की आपस में थोड़ा सा टेम्परामेंट का फर्क है। तो इंसान जैसे अगर शनि में चंद्रमा की दशा चल रही हो या चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा हो तो इंसान में डिप्रेशन में जाने के काफी अच्छी संभावना हो। और जो शनि सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो चंद्रमा को करता है, क्योंकि जो साढ़े साथी है वो भी तब आती है जब आप चंद्रमा से शनि 12वें घर में आता है तो आपकी साढ़े साथी स्टार्ट होती है। ठीक है। और उसके बाद लगन में आता है, फिर उसमें तीसरे में आता है, 2.5 साल के 3 बज के वो 7.5 साल के पीरियड होता है। 7.5 साल में शनि हमको एक सबक सिखाने के लिए आता है, एक टफ टीचर है, हमारे कर्मों को सुधारने के लिए आता है। और शनि अगर गोचर में चंद्रमा से चौथे या 8वें घर में आए तो उसको हम शनि की ढैया बोलते हैं, वो भी हमारे कर्म सुधारने के लिए आता है। शनि हमें बुरे कर्मों से बचाता है और अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो फिर वो रिवार्ड भी देके जाता है, फिर वो हमें तंग परेशान नहीं करता। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने हैं तब उनकी साढ़े साथी चल रही थी। ठीक है। तो इसका मतलब उनके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता है तो उस समय उनकी भी साढ़े साथी चल रही थी, उनकी कन्या राशि है, तो उन्होंने भी उस समय मतलब के उनके भी कर्म अच्छे थे। अच्छा, आपका कोई ऐसी केस स्टडी जिसमें किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी हो जी, या कोई आपके पास आया हो गवर्नमेंट जॉब के लिए? जी, एक लड़का यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, बनारस से बिलोंग करता है, तो नाम तो मैं नहीं ले सकता। तो उसने मुझसे अप्रोच किया, तो उसने पहले कहीं और लोगों को भी कुंडली दिखाई होगी, तो किसी ने शायद मेरे उनको बताया कि आप सिविल सर्विस में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, तो मैंने उसको कहा कि आप एग्जाम क्लियर कर जाओ, आप सिविल सर्विस में जाओगे, आप यूपीएससी क्लियर करो। तो 6 महीने में ही उसका बाद में फोन आया कि मेरी यूपीएससी में सिलेक्शन हो, और उसका जो ऑल इंडिया रैंक था वो 125 था, 125 नंबर। तो फिर उसकी इच्छा ये थी कि वो आईएएस नहीं बनना चाहता था, वो आईपीएस बनना चाहता था। ठीक है। तो फिर भी उसने मुझे कंसल्ट किया, तो मैंने उसको कुछ उपाय भी बताए। मैंने कहा कि आप जरूर आईपीएस में मतलब के आपको मिलेगा। तो उसको आईपीएस मिल गया। आईपीएस मिलने के बाद उसको राजस्थान कैडर मिला, अभी वो हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, संदीप जी, ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सक्सेस जो होती है वो तो बचपन में ही मिल जाती है जी, है ना। कुछ को होता है कि लगे हुए हैं 40 साल तक, 45 तक, उसके बाद सक्सेस मिलती है। जी, जी, जी। जैसे हम अगर देखें तो बोमन ईरानी ले लो, जी, 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 वो 40-40 के बाद मूवीज में आना शुरू हुए। ठीक है। आलिया भट्ट, वो बचपन में ही उनको सक्सेस मिलनी शुरू जी, हो जी, गई। जी, जी। तो ऐसा कैसे होता है? किन चीजों से इस चीज को देखा जाता है और कंफर्म किया जाता है? देखिए, ये देखा जाता है 9th हाउस से। 9th हाउस है जो आपका, वो लक हाउस है, धर्म हाउस है। आपका जो कैसा आपका भाग्य होगा, किस उम्र में आपका भाग्य हो जाएगा, वो 9th हाउस बताता है। अगर 9th हाउस का आपका घर का स्वामी बृहस्पति है तो वो 16 साल की उम्र में आपको सक्सेस दिलाता है। अच्छा। और अगर सूरज है तो 22 साल की उम्र में सक्सेस दिलाता है। अगर शनि है तो वो 36 साल की उम्र के बाद में उसके सक्सेस मिलती है। अगर वहाँ पर राहु पड़ा हुआ है तो वो 42 साल की उम्र में सक्सेस दिलाता है। अगर वहाँ पे केतु पड़ गया तो वो 48 साल की उम्र में सक्सेस दिलाता है। वो 9th हाउस आपका डिटरमिन करता है कि आपको किस उम्र में सक्सेस मिलेगी। और बाकी लग्नेश पे डिपेंड करता है। अगर आपका लग्नेश मजबूत है, लग्नेश अच्छा है, तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। अगर लग्नेश आपका दूसरे स्थानों में पड़ा हुआ है, 6ठे 8वें या 12वें पड़ा हुआ है, या नीच पड़ा हुआ है, या कमजोर है, तो फिर आपकी लाइफ में काफी स्ट्रगल होती है, आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। आपको बहुत ज्यादा धक्के खा के मेहनत करके फिर जाके सक्सेस मिलती। ठीक है। तो मतलब शनि वाले तो आराम से बैठ जाएं, शनि जी। राहु केतु वाले। पर ऐसे है, जो शनि का दिया होता है वो लाइफ लॉन्ग टिकता है। ठीक है। शनि पसीना बहा के मेहनत करके दिलाता है, और जो शनि देता है वो शनि एकदम सीधा ऊपर जंप नहीं करता, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। भी आप मेहनत करो, पसीना बहाओ, सक्सेस लो, और उसको लाइफ लॉन्ग एंजॉय करो। ठीक है। अच्छा, ये कुंडली में कुछ लोग योग भी बनाते हैं। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजर से बात की तो मेरी कुंडली में बनता गज केसरी योग। जी, 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 है ना। जी। तो वो क्या चीजें होती हैं और वो कैसे मतलब फलीभूत होता है? अब जी, योग तो जी, बन गया, जी, जी, जी। पर दिख नहीं रहा। नहीं, कोई बात नहीं, दिख जाएगा, वो भी टाइम आ जाएगा। हर चीज़ का मतलब कि अपना टाइम होता है। देखिए, जब 2 ग्रहों की कम्बिनेशन या 3 ग्रहों की कम्बिनेशन होती है तो उसको योग बोलते हैं। सबसे बढ़िया जो योग है, उत्तम योग है, वो गज केसरी योग ही है। अगर चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पड़े हों, युति हो, यानी कि एक दूसरे को देख रहे हों, या एक दूसरे से केंद्र में हो। केंद्र होता है पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर। अगर एक दूसरे से केंद्र में हो तो वो गज केसरी योग बनाता है। गज केसरी योग मीन्स, गज मीन्स हाथी और केसरी मीन्स शेर, और हाथी और शेर का कम्बिनेशन है तो वैसा व्यक्ति राजा होता है, और उसके पास अपार धन होता है,
मान सम्मान होता है, यश कीर्ति मिलती है और उसको हर जगह पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, नेम फेम मिलता है उसको। मतलब मैं बैठ जाऊँ शांति से। जी जी बिल्कुल, वो टाइम आएगा वो। अच्छा, दूसरा जो सबसे बढ़िया योग है उसको कहते हैं धर्म और कर्म योग, यानी कि 9th हाउस और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो एक साथ पड़े हों। इसको अखंड साम्राज्य योग भी बोलते हैं, क्योंकि जो 9th हाउस है वो आपका लक हाउस है, वो आपका धर्म का हाउस है, और 10वां हाउस है आपका कर्म का। और अब धर्म और कर्म मिल जाते हैं तो इसका मतलब जो आपके कर्म है उनको फल मिलता है, उनको भाग्य का सहारा मिलता है, तो आपको सक्सेस मिलती है, आपको सारी उम्र जो सत्ता भोगने को मिलती है, आप हमेशा मतलब कि सबसे ऊपर रहते हो, टॉप पे रहते हो। ठीक है, तो मतलब ये सारे योग फलीभूत होते हैं और अपने टाइम पे जब उनकी दशा आती है, जब गोचर में अच्छा आता है तब वो फलीभूत होते हैं। अच्छा, ये दशाएं क्या होती हैं? मतलब देखिए टोटल 120 साल की मतलब कि दशा होती है, सारे ग्रहों को मिला के इसको विषुवंतरी दशा बोलते हैं। तो ऐसा जो ऋषियों ने निर्धारित किया है कि इंसान की जो एज है वो 120 साल की है। बाकी आजकल ठीक है कम होने लगी 50-60 की, बाकी कर्मों पे भी आपके डिपेंड करती है। जब तक आपके कर्म शेष है, आपके पुण्य शेष है, तब तक आपके पास आयु है, आपकी लाइफ चलेगी। ठीक है, आज के जो बच्चे हैं ये करियर को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं जी। जब से खासकर ये इंस्टाग्राम यूट्यूब आया है तो बच्चों ने ना ऐसे फोकस करना ही छोड़ दिया चीज़ों पे। जी। मतलब कुछ लोग हैं जो करते हैं, बट एक ऐसी लीग भी है जो बिल्कुल फोकस ही नहीं करती पढ़ाई पे या किसी पे, इंस्टाग्राम में लगे करियर को लेके बिल्कुल कंफ्यूज हैं। तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस हैं? देखिए आप इसके लिए एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएगा कि कौन सा करियर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए, प्राइवेट जॉब में जाइए, या बिजनेस कीजिए, या कम्युनिकेशन में जाइए, आईटी में जाइए, टीचिंग लाइन में जाइए, फाइनेंस में जाइए, लॉ में जाइए, वो आपको गाइड करेगा। अगर आपकी एफर्ट सही दिशा में होंगी तो आपको सही सक्सेस मिलेगी और जल्दी मिलेगी, और अगर आप गलत दिशा में भटकोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस लेट मिलेगी, धक्के खा के मिलेगी। ठीक है, तो मतलब किस किस इंसान के लिए कौन सा करियर ठीक होता है? देखो वो कुंडली बताती है आपकी कौन सा करियर आपके लिए सही है। अगर किसी का मंगल स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा व्यक्ति पुलिस में, सेना में जाता है, यानी कि जिसमें जिम में जाता है, रियल एस्टेट में जाता है, होटल रेस्टोरेंट में जाता है, तो ऐसे काम होता है। अगर आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, मेडिसिन में जाते हो। अगर आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो आप लग्जरी चीजों में जाते हो, रेडीमेड गारमेंट में जाते हो, ज्वेलरी में जाते हो, और जो सुख सुविधा की चीजें हैं, इंटीरियर डेकोरेशन में, फैशन डिजाइनिंग में, वो आपको शुक्र लेके जाता है। अगर आपका बुध स्ट्रॉन्ग है वो आपको बिजनेस में ले जा सकता है, कम्युनिकेशन में लेके जा सकता है, और ये मीडिया के क्षेत्र में ले जाके जा सकता है। अगर आपका राहु स्ट्रॉन्ग है तो वो इंटरनेट की दुनिया में जो है उसमें लेके जा सकता है। ठीक है संदीप जी, अभी जैसे हमने राहु की बात करी जी, तो कहते हैं राहु रातों रात बंदे को राजा बना देता है, तो क्या ये सही में होता है? देखिए राहु ऐसा ग्रह है जो जिस घर में पड़ा होता है तो उसके प्रति आपकी जो ऑब्सेशन है वो बहुत बढ़ा देता है, आप में भूख पैदा कर देता है। अगर 10वें घर में राहु है तो इंसान टॉप पे पहुंचना चाहता है, और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरीका इस्तेमाल करेगा, यानी कि उसके लिए वो शॉर्टकट अपनाता है, रातों रात अमीर बनना चाहता है। तो उसके लिए फिर कोई मॉरल वैल्यू नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती, वो खुल के खेलता है। तो उसको 2 नंबर से 1 नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो पैसा कमाना चाहता है और हर तरीके से कमाना चाहता है। और ऐसा व्यक्ति पैसे कमाता भी है, अमीर भी बनता है, पर रातों रात गिरता भी है। रातों रात पैसा आता है, इजी मनी जो है तो इजी बे से ही जाती है। ठीक है, जैसे संदीप जी अब राहु केतु को ना लोगों ने बड़ा वो मिस्टीरियस ग्रह बना रखा है ना? जी जी। कि जैसे पता नहीं अगर कुंडली में आ गए तो ये हो जाएगा, राहु केतु बैठ गए यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए ऐसे नहीं है कि हमेशा मतलब के राहु बुरा होता है। अगर तीसरे घर में हो, छठे में हो, 10वें या हो, जो 11वें में हो, तो बहुत अच्छा फल देता है। और शुभ अगर बुध की राशि में हो तो राहु बहुत आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको क्या कहते हैं मास्टर माइंड बनाता है। अगर बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो इंटरनेट की दुनिया में, कम्युनिकेशन के मामले में आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। अगर केतु 8वें घर में हो तो आप सर्च बहुत अच्छी करते हो, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में हीलर आप बहुत अच्छे बन सकते हो, वो केतु आपको देता है।
ठीक है संदीप जी। अब केतु को लोग बहुत ऐसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रह है, डिटैचमेंट करता है। जी जी जी। तो एक्चुअल में केतु क्या देता है? देखिए, जो राहु केतु हैं वो एक ही ग्रह थे। आपने शायद इनकी कहानी सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ तो स्वर भानु राक्षस था। जी जी जी, स्वरभानु राक्षस था और वो देवताओं की लाइन में बैठ गया भेष बदल के अमृत पीने के लिए, और उसने अमृत पी लिया। और फिर सूरज चंद्रमा ने देखा कि ये तो मतलब के राक्षस है, जहाँ इनकी लाइन में, देवताओं की लाइन में बैठ गए। तो उन्होंने भगवान विष्णु को बताया, जो उस समय मुनि अवतार के रूप में आए हुए थे। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए वो मर तो सकता नहीं था। तो दोनों ही जिंदा रहे, मतलब के धड़ भी जिंदा रहा और सर भी जिंदा रहा। जो सर है वो राहु बन गया और जो धड़ है वो केतु बन गया। ठीक है। केतु एग्जैक्टली क्या देता है इंसान को? देखियो, केतु स्पिरिचुअलिज्म भी देता है। केतु एक, आपने देखा होगा उसकी मूर्ति, उसके हाथ में एक ध्वजा रहती है, हाँ जी, झंडा रहता है। केतु जहाँ पर बैठता है वो आपका झंडा बुलंद कर देता है। ऐसे नहीं है कि केतु है वो कुछ नहीं देता आपको। बाकी आप जिस चीज को मतलब के छोड़े, ज्यादा अटैचमेंट ना करें, वो चीज आपको बढ़िया मिल। किसी चीज का आप लालच मत करिए, किसी चीज को पकड़िए मत, वो चीज आपको मिलती है, वो केतु आपको दिलाता है। ठीक है। और जहाँ पर केतु आपका पड़ा हुआ है, जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, उस चीज के बारे में ज्यादा लोगों को मत बताइए। उस चीज को आप गुप्त रखिए, आप और रखिए। जैसे अगर 10वें घर में पड़ा है तो आप अपनी जॉब के बारे में मत बताइए। अगर दूसरे घर में या 11वें घर में पड़ा है तो आप पैसे के बारे में मत बताइए कि मेरे पास इतना पैसा है या मैं इतना पैसा कमाता हूँ, वो मत बताइए। और जहाँ पर राहु पड़ा है उस बातों को बढ़ा चढ़ा के बढ़ाइए। ठीक है। अगर आप 10वें घर में राहु पड़ा है तो आप जॉब का, नौकरी का, बिजनेस का बढ़िया बढ़ा के बढ़ाइए। मान लो केतु 12वें में बैठा हो फिर तो केतु 12 में मोक्ष का कारक है, क्योंकि 12वां घर भी आपका जो अंतिम घर है वो आपका मोक्ष है। अगर केतु 12वें घर में पड़ जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म हो जाता है, क्योंकि केतु एकांतवास है और 12वां घर भी एकांतवास है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, भगवान की शरण में जाइए तो आपकी मुक्ति। और उसके बारे में बताना नहीं किसी को? हाँ, बताना नहीं। अगर बता देंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत गलतफहमी रखते हैं या कुछ चीज़ों को रखते हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर के साथ एक आप कंपेयर कीजिए। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी बीमारी को पहले डायग्नोज करता है, कुछ चीज़ें, सिम्टम आपको पूछता है। अगर उससे भी पता न चले तो फिर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, को ब्लड टेस्ट कर लिया, यूरिन टेस्ट कर लिया, एक्सरे कर लिया, स्कैनिंग कर ली। तो लोग ये कई एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्योतिष मतलब के सारा कुछ हमें बता दे, स्कैनिंग कर दे। ऐसे नहीं होता। ज्योतिष आपको एक गाइडेंस दे सकती है, और आपको, जैसे हमने आपको बता दिया कि आज बाहर मौसम खराब है, अब बारिश होने वाली है, ठीक है, तो या तो आप घर से बाहर मत निकलो, छाता लेके जाओ, या बरसाती वगैरह पहन के जाओ, तो बचाव होता रहता है। तो ज्योतिष आपको हर टाइम पे गाइड करती है। और अगर कोई इंसान ये कहे कि हमें मतलब के लाइफ हमारी जमी चेंज कर दे, कोई उपायों से कर दे या और से कर दे, ऐसा नहीं होता। जो कर्म है हमारे वो तो हमको भोगने ही पड़ते हैं। वो ज़्यादा या कम वो हमारे इस जन्म के कर्मों पे भी डिपेंड करता है। वो कुछ उपाय हैं उन पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, मेरे को ना एक मतलब, अगर किसी को ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी ये बहुत ज़्यादा हो रही हो जी, तो उसके लिए कोई एक रेमेडी बताओ। देखिए, जो एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग है वो होती है चंद्रमा के कारण। तो आप चंद्रमा के पाएंगे क्या है, अपनी माता के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए, ये सबसे बढ़िया है। सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, चावल, दूध, दही, माखन, मिश्री। ठीक है। और शिवलिंग पे आप दूध से अभिषेक कीजिए, और अपनी माता से एक 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1.25 किलो चावल और एक चांदी का सिक्का, तीनों चीज़ें ले लीजिए और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए, और इन तीनों की पोटली बना के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ठीक है। तो उससे आपका चंद्रमा बलवान होगा, ठीक होगा। आपकी जो नेटी है या ओवर थिंकिंग है वो कम होगी। और पानी की बर्बादी मत कीजिए। चंद्रमा ये भी कहता है कि पानी की बर्बादी मत कीजिए। ठीक है। तो संदीप जी, जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजी काफ़ी ट्रेंड में है जी, और लोग बहुत सीख भी रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी किसको सीखनी चाहिए या किसको उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए? देखिए, जिसका बुध अच्छा है, जिसका केतु अच्छा है, अष्टम घर अच्छा है, तो वो व्यक्ति जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है और एस्ट्रोलॉजी में कामयाब भी हो सकता है। और सही मार्गदर्शन से सही गुरु मिल जाए आपको तो वहाँ से ज्योतिष सीखना चाहिए, और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सीखना चाहिए, अनमने मन से नहीं सीखनी। संदीप जी, अब जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऐप्स भी आ गई हैं, है ना? हमारी भी ऐप मेरे पंडित जी चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि पी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, कौन सी ज़्यादा सटीक है? देखिए, सबसे पुरानी
जो हमारे वेदों में भी लिखी हुई है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है, और ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, और लंबे समय से चल रही है, और बहुत देर से चल रही है, और बहुत सटीक होती है, और बड़ी सिंपल होती है। इसमें ज़्यादा जो उपाय भी है वो भी बड़े सिंपल होते हैं। लाल किताब के तो उपाय भी बड़े मतलब के टफ होते हैं और बहुत ज़्यादा करने आम इंसान नहीं कर सकता, और इसके उपाय भी बड़े सिंपल है। सिर्फ आपकी लाइफ में कुछ थोड़ी सी चेंजेज करके आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं लाल किताब बड़े सिंपल उपाय, घरेलू उपाय देती है। देखिए, लाल किताब मैंने पढ़ी भी है और उपाय देखे भी है, तो बहुत ज़्यादा टफ उपाय है। कोई बता देगा कि रात को 12:30 बजे या 3 बजे आप शमशान घाट चले जाओ, वहाँ पे जाके ये गाड़ दो, वो गाड़ दो, वो चीज़ें इस तरीके के उपाय। हाँ, कुछ लोग बताते हैं रील्स के ऊपर भी ऐसे ऐसे उपाय। जी जी जी, तो ये भी बता देते हैं कि सारी रात मतलब कि क्या तांबा आग में जलता रखो, उसको गर्म करो, और सुबह 4 बजे मतलब के घर से निकलो, और आते जाते ये देखो कि जाते हुए मतलब के आपके सामने से ना आए, आपके माथे ना लगे, और कोई आपको पीछे से ना पुकारे। ऐसी चीजें बताते हैं। फिर कुछ ये बताते हैं कि आप पूरे जो खानदान है सभी से मतलब के ना कुछ पैसे इकट्ठे करो, 11-11 रुपए इकट्ठे करो, 21 रुपए इकट्ठे करो, तो उसके बाद फिर पता नहीं उसका क्या वहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो। तो ये चीज़ें सारी मतलब के ना बड़ी ऑड सी लगती है। ठीक है। जिनसे आप पैसे लोगे सारे खानदान से, वो उनको भी शक होता है कि पता नहीं ये मतलब के क्या उपाय करता है। तो रात को ये बताते हैं कि रात को 12 बजे जाओ, चौंक में ये रखा हो, तो इंसान को लगता है कि कोई जादू टूना किया हो, किसी ने वो किया है, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। जो लाल किताब है वैसे भी मतलब के कहते हैं कि ये रावण ने लिखी है, तो राक्षसी मतलब के जो विचारधारा है वो उसमें ज़्यादा है, तांत्रिक समुद्र ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। जी जी जी। ठीक है। हाँ, वो कुछ तो हिस्ट्री में है कि जो रूपचंद जोशी जी हैं उन्होंने पूछ के इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वो किताब बनाई है, और वो आर्मी के थे तो वो वही खाते वाली किताब में लिखते लाल वाली, इसलिए उन्होंने नाम भी लाल किताब दे दी। जी 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 जी। चलिए, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर कुछ एस्ट्रोलॉजर वही है कि उपाय ऐसे ऐसे बता देते हैं, इतने महंगे महंगे ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि लोग कर ही नहीं पाते। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बड़े सिंपल से उपाय हैं, कोई ज़्यादा नहीं मतलब कि घरेलू उपाय हैं। आपको जो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी किचन में ही वो सामान सब मिल जाता है। जैसे कि लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको किचन में मिल जाते हैं। दालचीनी, उनके सारे सिंपल मतलब कि सरसों या काले तिल, दूध, पानी, चावल, गेहूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रात को सिराने पानी रख के सो। जी जी, ये भी अच्छी बात है। अगर तांबे के लोटे में आप रात को पानी रखते हो और सुबह किसी वृक्ष के में डाल देते हो, पौधे में या पेड़ में डाल देते हो, तो वो कहते हैं कि अगर पानी हो तो रात को आपको जो भूत प्रेत है, जो ऊपरी वादा है, वो तंग नहीं करती। नेगेटिव एनर्जीज जितनी होती, नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं आती। जहाँ आप सोते हो ना, वहाँ पर कोई खाली कुर्सी नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं अगर मतलब कि कोई खाली कुर्सी वहाँ पे पड़ी हो तो वहाँ पे वो जो भूत प्रेत है वो आके बैठ जाते हैं और आपको पूरी रात वो घूरते रहते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आप में भी आती है। बाथरूम से घर में से सबसे ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव एनर्जी आती है। जितना आप उसको खुला रखोगे या सफाई नहीं रखोगे, उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। तो कहते हैं उसमें मतलब कि राहु का वास होता है, और खाली जगह पर भी राहु का वास होता है। कोई मकान आपका खाली पड़ा है तो वहाँ पर भी राहु का वास हो जाता है। तो बाथरूम की बड़ी सिंपल सी एक रेमेडी 2-3 है, वो मैं बताता हूँ। कांच की कटोरी में आप थोड़ा सा नमक डालिए, सेंधा नमक डालें तो ज़्यादा अच्छा है, और 5 लौंग डालिए और थोड़ी सी फटकड़ी डालिए, वो रख दीजिए, और 1 महीने के बाद उसमें जो नमक है उसको बदल दीजिए, बाकी फटकड़ी और लौंग है वो रखिए, तो उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। जहाँ आप अपने हाथ से बुधवार के दिन और शनिवार के दिन बाथरूम को साफ कीजिए, तो उससे भी आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है। ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली मतलब ये ग्रह कैसे, मतलब कुछ बोलते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, तो ग्रह सही में खराब होता है या ठीक होता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, उसकी जो प्लेसमेंट है ना, उस पर डिपेंड करता है। ग्रह खराब कब होता है? अगर आपको सूर्य नीच का मिला है तो इसका मतलब आप जो पिछले जन्म में अपने पिता के साथ कुछ बुरा करके आए हो। ठीक है। आप गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ भी बुरा करके आए हो, उनका आपने मान सम्मान नहीं किया, तो इसलिए आपको इस जन्म में सूर्य आपको नीच का मिला है। तो इस जन्म में आपने जो पिछले हमारे कर्म है उसको सुधारना है, उसको ठीक करना है। आपने पिता की सेवा करनी है, गवर्नमेंट अधिकारियों की सेवा करनी है, और उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो आपका सूर्य ठीक होगा। संदीप जी, मानिए कोई पिछले जन्म में इंसान हो ही ना, फिर कैसे होगा? उसके फिर कर्म कैसे वो काउंट होंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई ना कोई तो मतलब कि इंसान का जो जन्म लेने का कारण कोई ना कोई कारण होता है। कारण तभी होता है जब हमारे जो कर्म शेष रहते हैं।
ठीक है। अगर हमारा जो बैलेंस है ना वो नल हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाती है, यानी कि हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों बराबर हो जाए, हमारे खाता बिल्कुल मतलब के बैलेंस हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाती है। जो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है, जहाँ से ज्योति आई वहीं से मिल जाती है। पर 84 लाख और भी तो योनि है ना। हाँ, 84 लाख जो नहीं है वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करती है कि कब हमें मतलब के इंसान जन्म मिलता है। अगर हमारे कर्म कैसे हैं उस हिसाब से ही हमें मतलब के वो जोनी मिलती है। तो कितनी जोनी हमें और भोगनी पड़ेगी वो भी वो हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं। मतलब जैसे कोई पिछले जन्म में कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी था तो फिर अगले जन्म में वो पिछले जन्म का कैसे होगा? कुत्ते भी बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं। अच्छा। किसी को काट लिया, मालिक के प्रति वफादार ना रहा तो वो भी बुरे कर्म है। अच्छा, ठीक है। क्या ये पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में योनि कौन सी थी? जी, ये भी पता चलता है, ये भी पता चल सकता है कि इंसान पिछले जन्म में क्या था, और उसी हिसाब से उसकी नेचर भी होती है। और योनि का जो आप कुंडली बनाते हो तो उसमें सारा लिखा हुआ होता है कि आप पिछले जन्म में कौन सी, जब कुंडली मिलाते हैं तब भी उसमें मतलब के वो होता है भी कौन सी योनि का ये बंदा है, कौन सी हो गया। वो कैसे पता चलता है? वो सारी जो मतलब के उसका सिस्टम है एक, जैसे 7-8 मतलब के जोनियाँ हैं। पिछले जन्म में वो मेष था, यानी कि मतलब के बिड्डा था, भैंस था, घोड़ा था, कुत्ता था, वो सारा कुछ आपके जन्म से नक्षत्र से ही मतलब के पता चलता है। ठीक है। मान लीजिए कोई इंसान किसी स्पेसिफिक नक्षत्र में है, मान लीजिए नक्षत्र हस्त लगा लो, तो हस्त नक्षत्र का वो काम का कारीगर था। ठीक है। कोई अच्छा बढ़िया मतलब के वो पेंटर हो सकता है, कोई हाथ का काम करने वाला वो हस्त नक्षत्र वाला होता है। हस्त नक्षत्र भगवान गणेश जी का नक्षत्र है, और मेरा नक्षत्र भी हस्त नक्षत्र ही है। ठीक है जी, 13वां नक्षत्र है जी, चंद्रमा इसका। मेरे को तो तब याद है, मेरा भी वही है। अच्छा, आपका भी है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से ही हमें मतलब के जो वो है ना दशा मिलती है। ठीक है। जैसे चंद्रमा का मेरा जन्म हुआ तो चौथे नक्षत्र में हुआ, तो जन्म के समय मुझे चंद्रमा की दशा मिली, क्योंकि चौथे जन्म में था, 3 जन्म पार हो चुके थे, तो वो 1.5-2 साल की मतलब के वो चंद्रमा की दशा। अच्छा, जैसे किसी इंसान की सपोज करो राहु की माँ दशा चल रही है या बृहस्पति की माँ दशा चल रही है, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए? देखिए, राहु की दशा चल रही है तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया है, एक तो सतराजा डालिए पक्षियों को 1 मुट्ठी रोज, और दूसरा शिवलिंग पे आप दूध में काले तिल मिला के अभिषेक कीजिए। और एक आप कर सकते हो, शनिवार की सुबह सूरज निकलने से पहले पहले चलते पानी में कोला बहाइए। ठीक है। ये आप राहु के उपाय कर सकते हो। और अगर बृहस्पति की दशा चल रही है तो आप साधु सन्यासियों की सेवा कीजिए, टीचरों की, विद्वानों की, पढ़े लिखे लोगों की, उनकी सेवा कीजिए, उनको भोजन कराइए, उनको नए नए वस्त्र दीजिए, और पीली चीज़ों का दान कीजिए। ठीक है। पीली चीज़ों में हल्दी और चने की दाल, केले, ये आप दान कर सकते हो। केले को जल दीजिए, जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, थोड़े से चने मिला लीजिए, तो आपका इससे बृहस्पति ठीक होता है। तो बृहस्पति धन का कारक भी है, और संतान का कारक भी बृहस्पति है, ज्ञान का कारक भी बृहस्पति है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कहते हैं कि ठीक है, तो ऐसे समझिए कि 70% कुंडली आपकी सही है। अगर बृहस्पति लग्न में पड़ जाए तो कहते हैं 100 दोषों को मतलब के दूर कर देता है। और बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है। बृहस्पति जहाँ बैठता है वो 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है। अगर बृहस्पति लग्न में बैठेगा तो 5वें घर में देखेगा, तो 5वां घर आपको संतान अच्छी देगा, आपकी विद्या बुद्धि अच्छी होगी, और आपका जो लव लाइफ है वो भी आपकी अच्छी होगी। और जो 5वां घर है उससे प्रमोशन भी देखी जाती है, मंत्री पद भी देखा जाता है, वो भी आपको 5वें घर दिलाता है। 5वें घर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो वो आपको अच्छी मिलेगी। और 7वां घर है वो लाइफ पार्टनर का घर है, और बिजनेस का घर है, और आपकी डेली इनकम का घर है। अगर बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पड़ेगी तो वो चीज़ें भी सारी बहुत बढ़िया रहेंगी। और 9th हाउस भाग्य हाउस है, धर्म का हाउस है, वहाँ पर बृहस्पति की धर्म पड़ेगी तो जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, आप धार्मिक यात्रा पर भी जाओगे, लंबी धार्मिक यात्रा जो 9th हाउस से देखी जाती है। कुछ लोगों के ग्रह क्लेश बहुत चल रहे होते हैं, घर पे सिचुएशन ठीक नहीं होती, डिवोर्स वाला माहौल होता है। डिवोर्स को कैसे टाला जाए, या फिर लिखा है या नहीं लिखा है वो कैसे देखा जाए? मतलब रेमेडीज पूछ रहा हूँ मैं कि अगर टालना है जी जी कि भाई सिचुएशन चल रही है तो उसको कैसे टाल। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बढ़िया है, जब मतलब कि जब भी कठिन समय हो तो आप धीरज रखिए और अपनी जुबान को बंद रखिए। जितना कम से कम बोल सकते हो तो उतना बढ़िया है, और जल्दी रिएक्ट मत कीजिए और अपने दिमाग को ठंडा रखिए, ये सबसे जरूरी है उस समय को टालने के लिए।
और जितना टाइम है उस समय में आप पूजा पाठ वगैरह धर्म कर्म करते रहिए, और जो ग्रह की आपकी दशा चल रही है उस ग्रह की आप दशा कीजिए, उपाय कीजिए। और अगर आपका जो ग्रह डिवोर्स का कारण बन रहा है, जो सप्तमेश बन रहा है, जहाँ सातवें घर में कोई ग्रह पड़ा हुआ है, जहाँ कोई दृष्टि पड़ रहा है, तो उस ग्रह के उपाय कीजिए तो वो डिवोर्स टल सकता है। अच्छा संदीप जी, एक चीज़ है जैसे आजकल लोग रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत बना रहे हैं जी तो, और वो रिलेशनशिप भी एक पे नहीं टिकते, तो बहुत सारे लोगों का जीवन में आना, ठीक है, या दो दो शादियां होना, तीन तीन शादियां होना, है ना, तो ये क्यों होता है? देखिए, अगर कहते हैं कि चंद्रमा और शुक्र चौथे भाव में इकट्ठे पड़े हो, हाँ जी। तो ऐसे व्यक्ति की एक ही टाइम 2 शादियां होती है। अच्छा एक मतलब साथ ही 2 शादियां चल रही है? हाँ, चल रही है। अच्छा। होती है, मतलब कि दोनों को पता होता है, मतलब कि आपसी सहमति सब कुछ, मतलब कि परफेक्ट, मतलब कि कॉम्बिनेशन से चलता है। जैसे वो अपना यूट्यूबर है, एक है वो अरमान मलिक, उसकी 2 बीवियां एक ही घर में रहती हैं। हाँ, अब तो शायद तीसरी भी है कि नहीं है, जी पता जी नहीं। जी, तो उसको 2 स्त्रियों का मतलब कि सुख मिलता है। और डिवोर्स हो के दोबारा शादी होने का, अगर सातवां घर आपका कमजोर है, जहाँ सप्तमेश है वो छठे आठवें या 12वें घर में पड़ा हुआ है, तो फिर 2 शादियां होने की संभावना होती है। पहला शादी टूटेगी और दूसरी शादी, जो पहली शादी है वो 7वें घर से देखी जाती है, और दूसरी शादी है वो 9वें भाव से देखी जाती है, और तीसरी शादी 11वें भाव से देखी जाती है, और उससे आगे मतलब कि 2 घर छोड़ के अगली शादी देखी जाती है। तो दूसरी शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी, क्या वो भी ऐसी रहेगी, वो 9th हाउस से मतलब के देखा जाता है। संदीप जी, जैसे वो होता है ना कि कुछ लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं जिनकी सेम जेंडर से बनती नहीं, मतलब जैसे लड़के हैं तो उनके फ्रेंड सर्कल में लड़कियां बहुत ज़्यादा होंगी जी, और कुछ लड़कियां हैं तो उनके सारे दोस्त ही लड़के होंगे सिर्फ, तो वो कैसे, मतलब किस चीज़? अगर शनि और शुक्र साथ में पड़े हों, अच्छा। तो ऐसी संभावना होती है कि ऐसे व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो सेम सेक्स के प्रति हो, अपनी जेंडर के प्रति हो, ठीक है। ऐसी संभावना रहती है। नहीं मतलब मैं ऑपोजिट का पूछ रहा हूँ, जैसे मैं हो गया तो मेरे फ्रेंड सर्कल में सारी लड़कियां ही हों, जी जी जी, तो ऐसा कैसे होता है? देखिए ऐसे तो होता ही है, जो इंसान मतलब कि भगवान ने बनाए हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों अलग बनाए हैं, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। नहीं जैसे मतलब मेल फ्रेंड्स होते ही नहीं, बहुत कम होते हैं, जैसे लड़का है जी। उसके लड़के दोस्त तो होंगी, जी जी, लड़कियां भी होंगी, अब कईयों के सिर्फ लड़कियां ही दोस्त होती हैं, लड़कों से मतलब दोस्ती ही नहीं है। देखिए जो फ्रेंड सर्कल का देखा जाता है वो तीसरे भाव से और 11वें भाव से देखा जाता है। ठीक है। 11वें भाव से ऐसे कहते हैं कि जो आपके क्लोज फ्रेंड नहीं होते पर जान पहचान वाले होते हैं, या मतलब कि वैसे होते नहीं, और तीसरे वाले क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनसे देखा जाता है। अगर तीसरे भाव में पुरुष ग्रह है तो पुरुष आपके मित्र होंगे, अगर स्त्री ग्रह है तो वहाँ पे मान लो तीसरे में मंगल है तो उसके, और 11वें में शुक्र है, तो 2 चीजें हैं, जो आपसे बड़े होंगे वो लड़कियां आपके मित्र होंगी, और जो आपसे छोटे होंगे वो पुरुष मित्र होंगे, लड़के। अब जैसे हैं मेरे दोस्त जो हैं जी संदीप जी, वो सारे बड़ी उम्र के लोग हैं, मेरे से ऑलमोस्ट 5-5 10-10 साल बड़े हैं सारे, जी जी, छोटी उम्र का कोई मेरा दोस्त नहीं है, तो वो क्यों है? देखिए जो शनि है वो ज़्यादा उम्र को डिपेंड करता है। शनि जहाँ भी कम्बिनेशन, अगर 7वें घर में भी हो तो आपको जो स्त्री भी है वो भी आपको लाइफ पार्टनर भी आपको बड़ा मिलता है। अगर 11वें घर में होगा तो आपको जो फ्रेंड है वो बड़ी उम्र मेरा तो 9वें घर में है। तीसरे घर 9th में 11वें को देख रहा है, अच्छा तीसरी दृष्टि वहाँ देख रहा है, कोई ना कोई तो ज्योतिषी कारण होता है। ठीक है, मतलब सिर्फ पोजीशन नहीं, दृष्टियां भी मैटर दृष्टियां भी करती है, दशाएं भी मैटर करती हैं। अब कई बार ऐसा होता है संदीप जी, जैसे इंसान जो है एक ही गलती बार बार जीवन में दोहराता रहता है, जी। सेम पैटर्न रिपीट होते हैं कि बार बार इंसान से मिलेगा किसी, वो इंसान सेम फायदा उठा के चला जाएगा, फिर दूसरे से मिलेगा, फिर तो वो क्यों होता है? देखिए अगर आपका लग्नेश कमजोर है तो आप बार बार वही गलती करते, उस गलती से सीखते नहीं हो। अगर आपका लग्नेश मजबूत है तो फिर आपको असर नहीं पड़ता, फिर आपको ठगने वाले भी बहुत आएंगे पर आपको उनकी बातों से वो नहीं होता। इसका कोई कर्मों से भी रिलेशन होता है? देखिए कर्मों से तो होता ही है, आपको वही नीच ग्रह मिलेगा तो वो आपको ठगने के लिए आएंगे, वो आपको ठगेंगे। जैसे अगर आपका शनि नीच का है तो कभी भी आप अपने जो सबॉर्डिनेट है या नौकर चाकर है उन पर विश्वास मत कीजिए, वो आपको हमेशा चीट करेंगे। अगर आपका शुक्र नीच है तो आपका लाइफ पार्टनर है जो वो आपको चीट करेगा, और अगर आपका बृहस्पति नीच है तो आपको टीचर वगैरह जो है, जो आपकी संतान है, वो आपको वो करेगी। अब ये समझ में नहीं आता मेरे को, उच्च और नीच का ही क्या चक्कर है?
देखिए नीच का ऐसे होता है, दो चीजें हैं। अगर ग्रह को अनुकूल वातावरण मिलता है, जैसी चीज वो चाहता है वहां पे वो उच्च का होता है। अगर वहां जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है तो वहां पे वो नीच का होता है, यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो दूषित होती है। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति नीच का है तो उस व्यक्ति का धर्म कर्म में विश्वास नहीं हो, ठीक है। वो हर धर्म कर्म की, भगवान की हर समय मतलब कि ना बुराई करता रहेगा, उसमें झूठा अहंकार बहुत होगा, दंभ बहुत होगा। अरे संदीप जी, एक ना लोगों ने जैसे ग्रहों के हिसाब से ना ट्रेट बना दिए हैं लोगों के, पर्सनालिटी ट्रेट्स। जैसे केतु है तो डिटैचमेंट देगा जी, ये राहु है तो ये इल्यूजन देगा, सूर्य का बता दिया कि भाई ये तो लीडरशिप में रहेगा या ईगो आएगी इसमें, ये चीजें रहेंगी। तो ये किस तरीके से ट्रेट्स डिफाइन करते हैं, मतलब ग्रहों की हिस्ट्री क्या है और ये ट्रेट्स कैसे डिफाइन होते हैं? देखिए सिर्फ ग्रहों की ये तो बेसिक नेचर है, सिर्फ इसी पे आधार पे नहीं हम कह सकते, और उसके अलावा उनकी प्लेसमेंट कैसी है, उन पे कौन सी दृष्टि पड़ रही है, कौन से घर का स्वामी है, वो सारी कुंडली, पूरी कुंडली देख के ही एनालिसिस किया जा सकता है। अच्छा, मतलब ये ग्रहों के नेचर जो हैं जी। वो किस हिसाब से बने हैं? मतलब जैसे मेरे को समझ में नहीं आता, अब सूर्य है तो लीडर ही क्यों है? देखिए जो सूर्य है वो राजा है, वो किंग है, तो उसकी जो नेचर है वो भी वैसी ही होगी। तो उसमें अहंकार भी होगा, उसमें लोगों का भला करने के लिए भी वो तत्पर रहेगा, विकास के लिए भी तत्पर रहेगा, और एक उसका मान सम्मान भी उसको मिलना चाहिए। अगर ना ही मिला तो फिर वो कुपित होगा, फिर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है। और ऐसे केतु है, केतु डिटैचमेंट का ग्रह है, तो वो वैसी चीज़ें ही पसंद करता है कि वो एकांत प्रिय है, उसको एकांत ही तो चाहिए। हमने उसको डिटैचमेंट ही क्यों बोला है? हर एक ग्रह को एक नेचर बनाई है और एक उसको रोल असाइन किया है, वो उसी हिसाब से जो वो अपने रोल निभा रहे हैं। नेचर हमें याद रखनी पड़ती है ग्रह की। देखो वो तो बेसिक चीज़ है ही है, ठीक है। वो ग्रह को हम मतलब कि तभी स्टडी करते हैं ना, स्टडी में ही बेसिक चीज़ें जो होती है वो उसमें उसकी नेचर भी स्टडी कराई जाती है। तो कौन सा ग्रह कौन सा नेचर का है और कौन सी राशि का भी तत्व है हर एक चीज़ का। देखिए 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, धरती, तो उस हिसाब से मतलब कि वो तत्व है उनमें। ठीक है। अच्छा संदीप जी, जैसे कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी बहुत सूट कर जाती है जी। मतलब आपने उपाय बताया, ठीक है, वो किसी को लग गया, साथ के साथ रिजल्ट आ गया। आपने किसी दूसरे को बताया, उसको नहीं लगा, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए उसके भी कई कारण हैं। एक तो अगर इंसान किसी दूसरे के साथ फिजिकली रिलेशन बनाता है तो उस पर छेती जल्दी उपाय काम नहीं करते, क्योंकि उस पर जो उसका जो फिजिकल पार्टनर है तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो भी उसको भोगनी पड़ती है, उस पर वो आ जाती है, तो उस पर वो उपाय काम नहीं करते, इतना काम नहीं करते। दूसरा, उपाय करने के लिए आपकी कितनी श्रद्धा और विश्वास है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कई लोग मतलब कि हम उपाय बताते हैं ना, तो सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं कि ये कितने दिन में मतलब कि फलित होगा, 15 दिन में, 10 दिन में, कब तक करने पड़ेंगे, फिर ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उनमें विश्वास नहीं होता, ना ही श्रद्धा होती है। अच्छा, जब वो करते हैं तब भी मतलब कि उनको यकीन नहीं होता कि ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हाँ जी। और जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, भगवान है वो विश्वास का ही मतलब कि वो है, श्रद्धा का ही भूखा है, तो वो फलित होते हैं, जरूर फलित होते हैं। मतलब बिलीफ मैटर करता है। बिलीफ मैटर करता है। जब आप उपाय कर रहे हो तो फिजिकली इन्वॉल्व ना हो हाँ, किसी के साथ, ताकि आपकी एनर्जी आपके तक आप ही ही रहे। पास ही रहे, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट ना करे। ठीक है, पर इसमें दूसरा भी तो हो सकता है कि पॉजिटिव एनर्जी भी तो आ सकती है ना? ये आपको पता नहीं ना दूसरे में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, ये भी है। बाकी दूसरा ये भी है, ये काम आप लीगल कर रहे हो या इलीगल कर रहे हो, किसके साथ रिलेशन बना रहे हो, अच्छा, उससे भी फर्क पड़ता है। उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है। अब जैसे संदीप जी, जैसे होता था कि पहले राजा की बहुत रानियां होती थी, जी। ठीक है, आजकल एक शादी करते हैं आप, जैसे हमारे सनातन धर्म में तो एक ही शादी का वो कि जिसके साथ एक बार आपने पाणी ग्रहण कर लिया या फेरे ले लिए वही आपकी धर्म पत्नी है ना, उसके साथ उसके अलावा जो भी। तो पहले कैसे इतनी शादी हो जाती थी? मतलब मेरे को दिमाग में नहीं, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, पर वैसे कभी कभी दिमाग में आता है कि पहले तो राजा होते थे, वो धर्म भी करते थे, सब कुछ करते थे, पर इतनी रानियां भी होती थी, तो वो कैसे? देखिए वो उनको अपना मतलब के शान दिखाने के लिए या भैव दिखाने के लिए, और एक और भी कारण था। दूसरा कारण सिर्फ मतलब के फिजिकल एंजॉयमेंट या मतलब के उसने था, रिलेशन बनाना भी था।
कैसे होता था कि दूसरे एक राज्य में गया तो उससे शत्रुता है, तो उस घर की लड़की ले आया तो उसमें मतलब के मित्रता होगी, और दूसरे राजा की लड़की ले आया तो उसके साथ भी संबंध हो गए। आपस में जो गठजोड़ करने के लिए, जिसको बोलते हैं अलायंस करने के लिए, आपके राज्य को मजबूत करने के लिए, तो वो ज़्यादा शादियाँ करते थे। और कई बार कोई संतान नहीं होती थी तो इस कारण भी मतलब के 2-2 3-3 शादियां करते थे। तो मतलब वो कैसे वैलिड हो जाता था, मेरे को वो नहीं समझ आता। नहीं, बैलेट तो देखो, शादी एक कर ली, 2 कर ली या तीसरी कर ली, तो भगवान कृष्ण जी तो 16,108 रानियां पटरानियां थी, 8 वो भी थी, तो उन्होंने सबके साथ मतलब के अच्छा संभाव बनवाया। और चंद्रमा का भी बताते हैं कि स्थाई मतलब के उसकी पत्नी थी, जो स्थाई नक्षत्र है वो राजा दक्ष की मतलब के लड़कियां थी, तो उसका रोहिणी के साथ ज्यादा प्यार था, बाकी को उसने इग्नोर कर दी। तो फिर दक्ष प्रजापति ने उसको श्राप भी दिया था कि आप क्षय रोग से पीड़ित, टीबी से पीड़ित हो, तो वो क्षय रोग से पीड़ित हुए। फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या की और शिव जी से प्रदान मांगा, शिव जी ने फिर उनको मंत्र के द्वारा मंत्र के वो श्राप मुक्त किया। ठीक है। हाँ, मतलब ये नक्षत्र 27 होते हैं, 27 होते हैं। नक्षत्र तो 27 है। एक नक्षत्र है अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत नक्षत्र है, वो 28वां नक्षत्र है, वो सृष्टि से बाहर का नक्षत्र है। वो 21 और 22वें नक्षत्र में से दोनों से मिलके मतलब एक बना हुआ है। कुछ अंश 21 में से लिए, कुछ 22 में लिए, वो अभिजीत नक्षत्र बना हुआ है। अच्छा संदीप जी, आपको क्या लगता है, जैसे अभी ये 27 नक्षत्रों वाली जो है, ये साइंस में भी चीजें हैं, ठीक है ना, कि जब चंद्रमा जो है वो ऐसे दूरी तय करता है अपनी, इतने टाइम में पूरा करता है, तो इसलिए हम उतने टाइम का मंथ मानते हैं, कुछ भी है ना, और हमारे में वो नक्षत्रों के अकॉर्डिंगली है। तो आपको मतलब कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये स्टोरीज हमें सिर्फ समझाने के लिए बनाई हुई हैं, या फिर ये एक्चुअल में? हाँ, ऐसे ही समझ लो। इसके कई कारण हैं। जैसे चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, और टोटल मतलब के 30 दिन हो गए, एक महीने में वो सारी 12 राशियाँ कवर कर लेते। और जो चंद्र वर्ष है वो 354 दिन का है, जो सूर्य वर्ष है वो 365 दिन का है, 11 दिन मतलब के कम। तो उसको कवर करने के लिए हर 3 साल बाद एक अधिक मास आता है। अधिक मास आता है। जैसे अभी चल रहा है अधिक मास चल रहा है, अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, नहीं खत्म नहीं हुआ अभी। ये 23 को मेरे लास्ट मतलब के बड़ा मंगलवार है। 7 तो हो चुके और एक अभी बाकी है, 8वां मतलब के हुआ है। तो ये सिस्टम मतलब के ऐसे चलते। इसमें अब जैसे कुछ लोग जो बड़ी मेहनत करते हैं सक्सेस के लिए, उनके लिए कोई एक उपाय? देखिए, सबसे पहले जो कुंडली में इंजन है वो है लगन और लग्नेश। अगर आपने लगन और लग्नेश मौजूद कर लिया तो आपकी सारी लाइफ सरल हो जाती है। तो कुंडली के बाकी सभी उपायों से सबसे बढ़िया श्रेष्ठ उपाय है लगन का। लग्नेश का जो नग है वो भी आप लाइफ लॉन्ग पहन सकते। ठीक है। अगर आपका मंगल का लगन है, यानी कि मेष और वृश्चिक है, तो आप मूंगा पहन सकते हो। अगर चंद्रमा का है तो मोती पहन सकते हो, सूरज का है तो माणक पहन सकते हो, बृहस्पति का है तो पुखराज पहन सकते हो, शनि का है तो नीलम पहन सकते हो, और शुक्र का है तो आप डायमंड पहन सकते हो, हीरा पहन सकते हो। ठीक है संदीप जी, अब जैसे ये सारी चीजें होती हैं, अब हमारी 1 महीने के हिसाब से राशि होती है, जिसे हम सूर्य राशि कहते हैं, सनशाइन, बिल्कुल। एक होगी चंद्र राशि होगी, और एक हमारी लगन के अकॉर्डिंगली राशि होती है। तो हमें कौन सी देखनी चाहिए? देखिए, मेन तो जो प्रधान है वो लगन है। ये तीनों से देखा क्या जाता है। जो लगन है वो हमारा शरीर है, और जो चंद्रमा है वो हमारा मन है, और जो सूर्य है वो हमारी आत्मा है। और अगर इन तीनों में से 2 मेल करती हैं, यानी कि एक ग्रुप की हैं, तो वो ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। वो 2 कैसे हैं? जो ग्रहों के है ना, 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक यानी कि देव ग्रुप, दूसरा राक्षस ग्रुप। जो देव ग्रुप है उसमें बृहस्पति, सूरज, चंद्रमा और मंगल आते हैं। जैसे गण लिखे होते हैं राशि में, जब गण लिखा होता है, राक्षस गण भी लिखा होता है। हाँ, ये उसके हिसाब से मतलब के बाद में वो सारी चीजें बनती हैं। जो 36 गुण मिलाते हैं वो सारी अलग अलग मतलब के मिला के ना, राशि को कितने नंबर मिलते हैं, 8 मिलते हैं, 8 में से 7 आपको मिले हैं, कितने मिले हैं, वो सारा मतलब उस हिसाब से देखा जाता है। संदीप जी, जैसे अब एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मतलब जी। हम लोग मान लेते हैं कुंडलियों को, है ना, हर एक पंथ में एक अलग चीज है, पर सिख एक ऐसा पंथ है या धर्म है जिसमें कुछ नहीं मानते वो लोग, वो सिर्फ गुरुबाणी को मानते हैं जी। तो, और कहते हैं कि उन पे ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। वो शादियां भी ऐसे जी, संडे देख लो, कोई अच्छा दिन देख लो, संग्रांद देख लो, उस दिन कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी एक मिथ है, गलत फहमी है। सरदार शादी करते हैं संडे को, ठीक है ना। संडे को किस समय करते हैं? दिन के टाइम। दिन के टाइम कितने टाइम बजे? जो आनंद कारज होता है उनका, वो अर्ली मॉर्निंग होता है शायद। नहीं, जो फेरे होते हैं वो 12 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक होते हैं। हाँ जी। वो टाइम क्या होता है? उस समय अभिजीत मुहूर्त होता है।
ठीक है। नॉर्मली वो मतलब के 11:45 से लेके 12:45 के इस बीच होता है। ठीक है। तो इसीलिए देख के कि संडे इसलिए चुना है ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, वो अपने काम कार में मतलब के छुट्टी ना लेनी पड़े, तो उस हिसाब से उन्होंने संडे चुना है। और जो सारे मुहूर्त हैं ना, उनमें से कुछ स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, यानी कि उस समय में मुहूर्त निकालना नहीं पड़ता, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है किसी कुछ से, पूछने आप कर की। लो। जैसे अक्षय तृतीया है, हाँ जी। जहाँ रक्षाबंधन का टाइम है, जहाँ दशहरे का टाइम है, उस समय में मतलब के बिना और निकाले ही वो सारा, जहाँ गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो उस समय मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता, वो सब अपने आप स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। बाकी एक हर दिन में मतलब के राहु काल होता है, उस राहु काल से भी अगर बचा जाए तो बढ़िया है, उसका में नया काम शुरू ना करें। और एक कई बार भद्रा भी होती है, भद्रा में भी अगर किसी भी अच्छे काम की शुरुआत को बचा जाए तो अच्छा होता है। जब आपका शुक्र, जहाँ शुक्र अस्त हो, जहाँ बृहस्पति अस्त हो, तब शुभ कार्य नहीं होते, तब शादी विवाह नहीं होते। जो कहते हैं ना कि तारा डूबा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। तो तब शुक्र या बृहस्पति अस्त होते हैं। अस्त कैसे होते हैं? वो सूर्य के अगर पास आ जाए तो वो अस्त हो जाते हैं। तो वो भी हर एक ग्रह की अलग अलग डिग्री है कि कौन सा ग्रह कितनी कितनी डिग्री में अस्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा अगर 14 डिग्री के अंदर आ जाए उसमें, तो वो अस्त हो जाता है। अगर 14 से ज़्यादा डिग्री होगी तो फिर वो अस्त नहीं होगा, चाहे एक साथ ही पड़े हो। ठीक है संदीप जी। अब जैसे सरदार लोग हाथ में कड़ा डालते ही हैं, जी। मैंने भी डाला ही हुआ है, क्योंकि हम भी पुराने जो दादा दादी के टाइम पे गुरु थे, वो हम भी सिखों को ही मानते थे, जी जी पंजाबी हैं, जी। तो हम भी कड़ा डालते हैं। पर कई बार एस्ट्रोलॉजर मना करते हैं कि हाथ में कड़ा नहीं डालना। देखिए, हाथ में कड़ा है, ये लोहे की धातु है, शनि का हुआ है। अगर आपको शनि सूट कर रहा है आपको पहनना चाहिए, अगर आपको सूट नहीं करता तो आपको नहीं पहनना चाहिए। तो मतलब जैसे सिख हैं तो वो तो डालते ही डालते हैं कि गुरु ने कहा है, ये तो हमने करने ही करने हैं, उनकी ये चीज़ें तो हैं। ऐसे तो नहीं है कि मतलब कि सारे सिख सुखी हैं, जहाँ उनको कोई दुख तकलीफ नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, बाकी आजकल बहुत ज़्यादा सिख एस्ट्रोलॉजर बन गए। हाँ, देखे हैं मैंने भी काफ़ी। मैं तो उनके पास काम करके आया हूँ, कार्मिक के पास आचार्य सतविंदर जी हैं, उनके आजकल बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट भी आ रहे हैं। और गुरमीत सिंह जी हैं, वो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। और भी बहुत से लेडीज भी बन गई, एक ब्राड लेडी है, तो सरदारों की मतलब के वो है, तो बहुत एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है कि मतलब के वो एस्ट्रोलॉजी मानते नहीं है। अब तो अंग्रेज भी कर रहे हैं, और क्या बौद्धी भी कर रहे हैं, जैनी भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। हाँ जी। मैं एस्ट्रो टॉक में 3 साल काम किया, मेरे पास हर तरह के कस्टमर आते थे, साउथ अफ्रीका से भी आते थे, मतलब के जिनको वो नहीं पता है। ठीक है, तो मतलब ये हर इंसान, हर धर्म पंथ, हर इंसान इस चीज़ को मानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लैनेट्स वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते हैं। ठीक है। अगर संदीप जी, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हम करें कि हमें एस्ट्रोलॉजर वो गाइडेंस हमारे पास हो बेसिक, ठीक है, मतलब उतनी बेसिक गाइडेंस हो कि हम अपनी लाइफ को एक ठीक उससे चल पाए। देखिए, कुंडली कोई ज़्यादा मतलब के सीखनी या मतलब के पढ़नी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो आप आराम से सीख सकते हो। 12 घर हैं और 9 ग्रह हैं, और कौन सा ग्रह की प्लेसमेंट कैसे है, कैसे अच्छा होता है, कब बुरा होता है, वो सारी चीज़ें आप जल्दी सीख सकते हो। और अपने कर्म ठीक रखिए। अगर आपके कर्म ठीक हैं, आप धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छा जीवन यापन करते हैं, और जो आपके आसपास में हैं उनके प्रति अपनी वफादारी निभाते हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, तो किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को चीट नहीं करते, तो आपकी लाइफ अच्छी रहती है और सरल रहती है, और इस जन्म में भी और आगे के लिए भी आपको अच्छा रहेगा। ठीक है संदीप जी, एक चीज़ होती है, जैसे कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों को कई बार कुछ ऐसी चीज़ें, सुपर नेचुरल चीज़ें दिखने लग जाती हैं, तो ये कैसे होता है? इसका कुंडली से कोई लेना देना है या ये जेनरिक है? जी, इसका जो संबंध है वो अष्टम घर से, और अष्टम घर अगर स्ट्रॉन्ग है आपका तो आप मेडिटेशन भी करते हो। अच्छा, भगवान को दर्शन करने के भी बताते हैं कि 4 स्टेजें हैं। तो पहली स्टेज में आपको भगवान के दर्शन है वो सपने में होते हैं, आपके सपने में आते हैं। और दूसरा जो होता है, जब आप ध्यान में होते हो, भक्ति पाठ पूजा वगैरह कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपको भगवान का आभास होता है। और तीसरे होते हैं प्रत्यक्ष दर्शन, तो आपको आमने सामने मतलब के भगवान साक्षात रूप में दिखते हैं। चौथा कहते हैं कि विराट रूप में दर्शन होते हैं, जैसे अर्जुन को हुए, तो भगवान का सारा मतलब के वो रूप है वो उनको। और ये आपकी कुंडली में ही लिखा हुआ है कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, मोक्ष के रास्ते में बढ़ रहे हो, भगवान की रास्ते में बढ़ रहे हो, तो आपका लग्नेश की पोजीशन बताती है कि आप उस तरफ जाओगे और कामयाब होगे, आपको सफलता मिलेगी।
या आपको अभी और जन्म लेना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी कितनी वो है, वो सारी आपके ग्रह की प्लेसमेंट बताती है कि आपने। पर इंट्यूशन कैसे स्ट्रांग होती है? जैसे कईयों को पहले पता लग जाता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। जी, वो आठवां घर बताता है। आठवां घर रिसर्च का भी है, वो डीप एनालिसिस का भी है, इंस्टीट्यूशन का भी है। और ग्रहों में केतु और बुध की जो कॉम्बिनेशन है वो इंस्टीट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग बताता है। आपको पहले चीज़ों का मतलब कि आभास हो जाता है और आपको खतरा जो है आप उसको मिनट में भाप लेते हो कि जहाँ पर खतरा है, जहाँ पर नहीं जाना। अच्छा संदीप जी, एक जैसे हम एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में भी 3 चीज़ें आ जाती हैं आगे जाके, यंत्र तंत्र मंत्र। जी, तो कुछ लोग जैसे वशीकरण करते हैं या करवाते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ तक ठीक हैं, ये करनी चाहिए, ये होती भी हैं एक्चुअल में या नहीं? मतलब ये लोग ऐसे ही बोल देते हैं। देखिए ये चीज़ें होती तो हैं, ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि ये वशीकरण नहीं होता, पर आप किसी इंसान को दूसरे को वश में करके उससे गलत काम कराते हो जाओ और करते इसको मिसयूज करते हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी मंत्र जाप तो भगवान के आपको नज़दीक लेके जाता है, आपकी लाइफ सुधारता है। मंत्र जाप आप कीजिए, ठीक है। यंत्र पूजा करनी है तो वो भी कीजिए, यंत्र बनाइए, यंत्र की पूजा कीजिए, वो भी उपाय में शामिल कोई है। भी किसी भी यंत्र की पूजा कर सकता है, कोई भी मंत्र, या वो भी मतलब हमें पूछ के ही करना चाहिए? पूछ के ही करना चाहिए। आपकी कुंडली दिखा के आपको किस चीज़ की जरूरत है। देखिए सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो डेंजरस होती है। हाँ, मतलब गूगल पे देख के ना करें एस्ट्रोलॉजर के पास चले एस्ट्रोलॉजर जाए, के पास जाए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए और उससे इलाज करवाएं। अपनी बीमारी को पहले डायग्नोस करें, डायग्नोस करके आपको कितनी मात्रा में और कौन सी दवाई देनी है वो डिसाइड करेगा। वो एस्ट्रोलॉजर डिसाइड करेगा कि आपने कौन से उपाय करने हैं और कितनी मात्रा में करने हैं, कितना टाइम करने हैं, वो सारा कुछ वो आपको एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। संदीप जी, जैसे एस्ट्रोलॉजर आजकल रीलों पे बड़ी रेमेडीज बताते हैं, तो वो लोगों को करनी चाहिए या वो सही में मतलब इफेक्टिव होती हैं कि नहीं होती हैं? देखिए जो रेमेडी है इफेक्टिव तो होती है, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। नहीं, वैसे तो मतलब जैसे वो है ना कि रील पे तो सबके लिए एक ही रेमेडी बता दी। वो देखो, मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोलते हैं ना कि जी ये कर लो, आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से ही वो जो रेमेडी है वो रिकमेंड की जाती है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको धन चाहिए, आपको रिलेशन चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, और उसमें कौन सा ग्रह इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से ही वो रेमेडी की जाती है। ठीक है। अच्छा संदीप जी, कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में तो राजयोग है ना, पर पूरी लाइफ होगी, कभी राजयोग तो आया ही नहीं। देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपकी कुंडली आप बढ़िया लेके पैदा हुए पर कर्म आप माड़े कर रहे हो तो फिर वो राजयोग आपका फलित नहीं होगा। जिसे मर्जी आप राजयोग ले लो, कर्म आपके वो हैं माड़े हैं, बुरे हैं, तो फिर वो आपको अच्छे फल नहीं देगा। तो मतलब इस हिसाब से कि कर्म तो हमें अच्छे करने ही करने ही पड़ेंगे। और जैसे अब कुंडली के अकॉर्डिंगली इंसान की मृत्यु का पता लगाया जा सकता है कि कब होगी, किस उम्र में। बड़े बड़े जैसे साधु संत महात्मा हुए, देवरा बाबा हुए, वो काफी ज्यादा वर्ष निकाल गए, तो वो कैसे डिफाइन होता है, मतलब उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? देखिए ये 3 चीज़ें हैं जो आयु को डिफाइन करते हैं। वो 3 चीज़ें डिफाइन करती है। एक होती है अल्प आयु। अल्प आयु 36 साल की एज तक मतलब के होती है, उसको अल्प आयु बोलते हैं। और 36 से 72 तक मध्यम आयु बोलते हैं, और 72 से ऊपर को पूर्ण आयु बोलते हैं। वो आपकी कुंडली का 8वां घर डिसाइड करता है कि आपकी अल्प आयु होगी, मध्यम आयु होगी या पूर्ण आयु होगी। और दूसरे घर का और 7वें घर का स्वामी है वो मार्क होते हैं। जब उनकी दशा आती है तो वो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। ठीक है। और फिर निर्धारित करना, फिर गोचर भी देखना पड़ता है। आपकी जो डेथ है वो पहले तो ये देखिए कि आपकी पूर्ण आयु है, मध्यम आयु है या अल्प आयु है, और फिर किस ग्रह की दशा में होगी। आपका जो मार्क ग्रह है वो कौन बनेगा, आपकी डेथ का कारण कौन बनेगा। ठीक है। नॉर्मली ये कहते हैं कि सूरज और चंद्रमा जो मार्क नहीं होते, क्योंकि सूरज पिता है और चंद्रमा माता है, और इसलिए ये दोनों आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकते, ये दोनों को मार्क का वो नहीं। पर जब आपकी डेथ होती है तो कहीं ना कहीं मतलब कि वो चंद्रमा इन्वॉल्व होता है। यानी कि वो जो दशा भी है वो 5 तरह की होती है। एक तो महादशा होगी, उसमें फिर अंतर होगी, अंतर में प्रतंत्र होगी, प्रतंत्र में सूक्ष्म होगी, सूक्ष्म में प्राण दशा होगी। जो प्राण दशा वो
अल्टीमेटली मतलब कि डिसाइड करती है कि अब इस बंदे के प्राण जाएंगे, अब इसकी जो टाइम है वो जैसे आ गया। कई लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसके उपाय कैसे कर सकते हैं? देखिए हेल्थ प्रॉब्लम आपको तब आएंगी जब आपका लगन कमज़ोर है, आपका छठा घर आपका पाप पीड़ित है, आपका कमज़ोर है, तब आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी। तो आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और छठे भाव के उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो हेल्थ इशू है वो ठीक होंगे। कोई आपके पास ऐसा है जिसको पहले हेल्थ इशू हो? जी, अभी लेटेस्ट पोजीशन है। 19 जनवरी को मुझे किसी पंजाब के सिंगर का, मैं नाम भी बता देता हूँ, तो उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे से कंसल्टेशन ली फ़ोन पे। तो उनको हेल्थ की काफ़ी दिक्कतें थी और भी कई दिक्कतें थी, तो मैंने उनको कुछ सिंपल से रेमेडी बताई। उनका तुला लगन था और शुक्र उसका लग्नेश। मैंने उनको शुक्र की कुछ रेमेडी बताई, तो 15 दिन में ही उनको जो सेहत है वो नॉर्मल आ गई। और वो बताते हैं कि रेगुलर उनकी कोई ना कोई मेडिसिन चलती थी, कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती थी। तो आज उस बात को 6 महीने हो गए, 6 महीने से उन्होंने सिंगल डोज किसी दवाई की नहीं ली, कोई दवाई नहीं। और जो उनको अंदर से एक एनर्जी फील हो रही है, पॉजिटिवनेस फील हो रही है, अच्छी मतलब के सेहत फील हो रही है। और उनका जो घर का वातावरण है वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। उनके परिवार में भी जो कोई समस्या थी, जब पैसे की भी थी, उन्होंने गाड़ी भी ले ली और बड़े कंफर्टेबल हैं। अब वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं और हर चौथे पांचवें दिन वो मेरे से बात करते रहते हैं। और उन्होंने और भी कई लोगों को रिकमेंड किया और उन्होंने भी मेरे से कंसल्टेशन ली और उनके भी काम बनने लगे हैं। तो उपाय बहुत ज़्यादा काम करते हैं अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हो। अगर आपको उसमें यकीन है, अगर आपको विश्वास या यकीन नहीं है और आप प्रॉपर ढंग से नहीं करते, तो फिर वो फलित नहीं होते। संदीप जी, एक बहुत मतलब अजीब सा सवाल है जी। कि एस्ट्रोलॉजर्स जैसे हैं, ठीक है, उनको तो कुंडली का सब कुछ पता है, सब कुछ देखना आता है, तो पर कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ पता है, फिर भी वो अच्छा नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, या परेशान है, दुखी हैं, तो वो क्यों होता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जब इंसान जन्म लेके आता है, कुंडली लेके आता है, अपने भाग्य लेके आता है। बिल्कुल। जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो कर्म उसको भोगने पड़ते। पर वो ठीक तो कर सकते हैं ना उसको? नहीं, टोटली वाइप आउट नहीं किया जा सकता। वैसे जैसे मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल बताई थी कि अगर हमने आपको बता दिया कि आज बारिश होने वाली है, तो आप या तो छाता लेके जाइए या बरसाती पहन के जाइए, या उस समय घर में से बाहर ना निकलिए। उसमें कमी या ज़्यादा तो किया जा सकता है, उसको टोटली वाइप आउट नहीं किया जा सकता। जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसका फल तो आपको भोगना पड़ता है। आपने लोन लिया है तो लोन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, वो तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। कर्म या भाग्य? कर्म। प्रेम विवाह करना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए? देखिए, ये हर इंसान की अपनी अपनी वो है, सोच है। तो अगर अरेंज मैरिज हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे सभी की सहमति होती है, सभी की खुशी होती है, और वो ही ठीक रहता है मेरे ख्याल से। सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा? सबसे शक्तिशाली तो सूरज है, जो राजा है वही सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, और ऐसा ग्रह जिसे सबसे गलत समझा गया है? वो शनि है। शनि को सबसे गलत समझा जाता है। शनि एक टफ टीचर है, वो हमें लाइफ में सुधार करने के लिए आता है। अगर हम उसके अनुकूल चलते हैं तो फिर वो हमें अच्छा रिवार्ड देता है। वो सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आता, वो हमारी लाइफ को सुधारने के लिए आता है। सबसे शक्तिशाली उपाय? सबसे सबसे शक्तिशाली उपाय है महामृत्युंजय का पाठ। कहते हैं ये मृत संजीवनी मंत्र है, इससे जो मरा हुआ इंसान भी एक बार जिंदा हो जाता है। अगर मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा है, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक ऐसी आदत जो इंसान का भाग्य बदल सकती है? भगवान को याद करना हर समय, मतलब के ना अपने इष्ट देव के पास रहना, हर समय उसका ध्यान करना। ठीक है, और आज के जनरेशन के लिए कोई एक सजेशन आपकी तरफ से? देखिए, किसी चीज़ के पीछे मत भागिए, हर चीज़ आपको मिलेगी और समय के अनुसार मिलेगी। आप धैर्य रखिए और अपने जो कर्म है वो करते जाइए, मेहनत कीजिए और कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए। ठीक है संदीप जी, एक एस्ट्रोलॉजर, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स डराते बहुत हैं, जैसे काल सर्प दोष है जी कुंडली में, या मंगल दोष है जी कुंडली में। जी जी जी। तो उसके उपाय, महंगे महंगे उपाय बताएंगे, ये चीज़ें बताएंगे। तो काल सर्प दोष क्या होता है एग्जैक्टली, या मंगल दोष क्या होता है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वैसे तो जो पुराने शास्त्र हैं उसमें किसी में भी काल सर्प दोष का वर्णन नहीं है। सिर्फ 150 साल पहले पंडितों ने पता नहीं कहाँ से निकाला, एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ने कहाँ से नहीं निकाला, कि ये कहते हैं कि राहु के केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए तो काल सर्प दोष बन गया, तो वो आपके काम में बाधा उत्पन्न करता है।
तो उसके ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की आप आराधना कीजिए तो आपका जो काल सर्प दोष है वो सारा ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए और शिवलिंग पे दूध से, काले तिल से उनसे अभिषेक कीजिए, वो आपका काल सर्प दोष ठीक हो जाएगा। और मंगलिक दोष कब बनता है? जब मंगल आपका लगन में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में हो, तब मंगलिक दोष बनता है। जब मंगलिक दोष बनता है तो जो विवाह संबंध है उसमें थोड़ी सी आपस में जो डिफरेंसेस हैं वो होते हैं। उसके भी बड़े सिंपल से उपाय हैं। सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि उज्जैन में मंदिर है मंगलनाथ का, तो वहाँ पे जाके आप शांति करवाइए। अगर वहाँ पे शांति नहीं करवा सकते तो आप शादी से पहले कुंभ विवाह करवा लीजिए, तो वो भी बड़ा सिंपल सा उपाय है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो लाइफ लॉन्ग आप हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय का पाठ है वो करते रहिए, तो आपका मंगल दोष कट जाएगा, ठीक हो जाएगा। धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। जी धन्यवाद जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई, आपका सहयोग मिला। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं की, राशियों की बात नहीं की, हमने बात की कर्म की, भाग्य की, आपके रिश्तों की। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पॉडकास्ट के लिए मेरे पंडित जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे पॉडकास्ट आपके लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।